मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे वामन मॅटर्समध्ये. आपल्याबरोबर आहेत संघमित्रा आणि त्या एक इंटरनॅशनल ॲक्ट्रेस आहेत आणि त्यांच्याबद्दल सांगायला गेलं तर त्यांची शॉर्ट फिल्म चिडिया उड त्याला 2 नॅशनल अवॉर्ड्स भेटलेले. ती सगळ्यात प्रसिद्ध शॉर्ट फिल्म होती. त्याबरोबर त्यांची आणखी एक शॉर्ट फिल्म होती 3 मिनिटाची 2014 मध्ये, ज्याचं नाव आहे माय हजबंड मेड मी अ प्रॉस्टिट्यूट आणि त्याला 1.5 मिलियन व्ह्यूज भेटलेले आणि त्यासोबत ती भरपूर फेमस शॉर्ट फिल्म झालेली आणि त्यात त्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती. तर आज आपण त्यांच्याबरोबर चर्चा करणार आहोत की त्यांचा एक प्रवास कसा बनला, एक कलाकार म्हणून पुढे यायचा आणि ॲक्टिंग या प्रोफेशन आणि फील्डबद्दल आपण काय काय माहिती करून घेऊ शकतो आणि काय अनलर्न करून घेऊ शकतो त्यांच्याकडून. तो संघमित्र, आपका फिर से स्वागत है वामन मैटर्स में। थैंक यू। तो मैं शुरुआत करना यहाँ से चाहता हूँ कि एक्टिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, फील्ड है कि ऐसा होता है कि आज आपके पास काम है या कल काम नहीं है और लोग सोचते हैं कि एक सिक्योर लाइवलीहुड वाला जॉब हो। तो वो सिविल सर्विस भी रह सकता है या कॉरपोरेट जॉब भी रह सकता है या बिजनेस भी रह सकता है। तो आपने यही अनसर्टन फील्ड क्यों डिसाइड किया कि विद डिटर्मिनेशन की जाना ही है वहाँ पे? अच्छा, ये इस सवाल का जवाब इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं 3 पार्ट्स में बताऊंगी। पहले जब मैंने शुरू किया, मुझे नहीं याद कि मुझे फर्स्ट टाइम कब ये रियलाइजेशन हुआ था कि मुझे एक्टर बनना है। आई थिंक मैं हमेशा से जानती थी कि मुझे फिल्मों में काम करना है। एक तरीके से, क्योंकि मैं डांस करती थी, मैंने डांसिंग स्कूल में पढ़ाई की है, तो आर्ट हमेशा, मेरी माँ बहुत पुराने गाने सुनती थी, पुरानी फिल्में देखती थी, तो एक तरीके से माहौल हमेशा था फिल्मों का, फिल्मों से बहुत प्यार था उन्हें। तो ये सारी चीजें, तो फिल्में ऐसे कुछ डिफरेंस, ऐसा लगता था अगर इसको सब लोग एंजॉय करते हैं तो मुझे भी इसमें जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, एक फिल्म थी, इटालियन फिल्म, मैं 13 या 14 साल की उम्र की थी, द ड्रीमर्स बाय बर्नार्डो बर्तोलुची। वो फिल्म जब मैंने देखी, और वो मुझे ऐसे, मुझे याद है मैं लखनऊ में थी और मुझे फिल्में देखनी थी, तो मैं ऐसे ही एक सीडी स्टोर में गई और सारी वो उनकी मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस और ये सारी फेमस फिल्में एक तरफ रहती थी, और वो कुछ ऐसे साइड फिल्म जो कोई नहीं पिकअप करता है, जो कोई नहीं देखता है, तो मैं उसमें से ढूंढ रही थी और मुझे एक फिल्म दिखी और उस फिल्म में फोटो बहुत अच्छी थी, 3 लोग थे जो बैठे हुए थे, मैंने कहा देखते हैं। वो फिल्म देखी मैंने और उस दिन आई थिंक मुझे ये कंफर्म हो गया था कि मुझे, और वो फिल्म बॉलीवुड से बहुत अलग थी। उसमें कैरेक्टर्स बिल्कुल गुड या बैड नहीं थे, उसमें कैरेक्टर्स ऐसे मोरली राइट, मतलब आइडियलिस्टिक नहीं थे। हम हमारे जैसे लोग थे जिनके, जो गलत भी कर सकते हैं पर सही भी कर सकते हैं, जो जो जिनके अंदर डार्कनेस भी है, लाइट भी है। तो ऐसे कैरेक्टर्स मैंने बॉलीवुड फिल्मों में कभी नहीं देखे थे, जो जो मतलब जिनके अंदर, जो हमारे जैसे हैं, जो झूठ बोलते हैं और जिनको पता है कि हमने झूठ बोला है और उसके बारे में सोचते हैं, पर वो जब जब सही वक्त आता है तो सच भी बोलते हैं, और जब जरूरत पड़ती है तो झूठ भी बोलते हैं, मतलब रियल, जिनसे मैं रिलेट कर सकी। तो मैंने कहा अगर मुझे ऐसी फिल्मों में जाना है या काम करना है जहाँ कैरेक्टर्स मल्टी लेयर्ड हों, ऐसे बाइनरी नहीं कि गुड या बैड जो हमारी फिल्मों में होता था। तो वो फिल्म, और वो एक इटालियन फिल्म है, तो वो मैंने देखा तो मुझे श्योर हो गया कि मुझे फिल्मों में जाना है। दूसरी चीज और तीसरी चीज कि मैं उन लोगों से ये कहूंगी जो एक्टर बनना चाहते हैं या जो किसी भी क्रिएटिव फील्ड में काम करना चाहते हैं, पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों इस फील्ड में आ रहे हो। ये आपका पैशन है या आपको सक्सेस चाहिए? अगर आपका पैशन है तो रिगार्डलेस आप क्या करोगे नहीं करोगे, आपके पास कोई प्लान भी नहीं, आपको यही करना है। आप एक राइटर से ये नहीं बोल सकते कि तुम सब कुछ छोड़ दो और तुम राइटिंग मत करो। उसका जीना ही उससे रिलेटेड है। वो शादी कर सकता है, वो 9 to 5 जॉब करेगा, पर उसका दिल हमेशा जैसे आप ऐसे लोगों से मिलते होगे 55-60 ईयर ओल्ड जो सिंगर बनना चाहते थे या जो एक्टर बनना चाहते थे, पर उनको उनके घर में पैसा नहीं था या जो नहीं था, और उन्होंने जॉब किया, उन्होंने शादी की, बच्चे किए, पर अब इस उम्र में, 50 की उम्र में एक उदासी सी है उनकी, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को फॉलो करने का करेज नहीं रखा। तो
तो वही मैं कहूंगी कि आपको ये चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये आपको करना है और किस लिए करना है। हाँ, अगर जैसे मुझे ये पता है कि मैं आर्टिस्ट के अलावा और कुछ नहीं हो सकती, मैं कुछ और कर ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे लिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक लाइफ, लिविंग लाइफ। सो हाँ, इससे अगर मुझे फेम आता है, सक्सेस आता है, पैसे आते हैं, तो आसान हो जाती, यात्रा आसान हो जाएगी। पर अगर नहीं भी आता है तो मैं इसी फील्ड में कुछ करूंगी। और ठीक है, मतलब हल्की फुल्की गरीबी रहेगी, पर एटलीस्ट अपना जीवन में अपने जो मैं करना चाहती हूँ, जो मेरे अस्तित्व की यात्रा है, वो मैं जीऊंगी। तो बेसिकली ये क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, अगर आपको, मैं ये भी कहूंगी कि अगर आपको क्रिएटिव फील्ड भी करना है और एक अच्छी लाइफ भी जीनी है, तो स्पेशली एक्टिंग, एक्टिंग और डायरेक्शन एक ऐसा जॉब है जहां हमेशा अनसर्टेनिटी रहेगी। अगर आप बहुत बड़े एक्टर भी हो जाओगे तब भी अनसर्टेनिटी रहेगी। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किसी तरह ये एक कोई साइड प्रोफेशन रखें, जो आप, वो इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो शेयर्स हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है जो आप करें एज अ साइड, जिससे आपके पैसे आते रहें और आप अपना ड्रीम भी परस्यू करते रहें। तो ये, अगर ये क्लैरिटी मुझे नहीं थी जब मैंने शुरू किया। मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी या कोई मेंटर नहीं था जो ये कह सके कि हाँ अभी तुम यंग हो, क्योंकि काफी दिन के बाद आप गिरते पड़ते जब पहुंचते हो तो ये क्लैरिटी आती है। पर मैं यंग लोगों से जो अभी शुरू करना चाहते हैं, मैं उनसे कहूंगी बिल्कुल, मतलब पहली तो एक ही लाइफ है, अगर मरना ही है एंड में तो एग्जैक्टली वैसे जिए जैसे जीना चाहते हैं। पर अगर हम स्मार्ट होकर, इंटेलिजेंट होकर अभी से कुछ ऐसा साइड हासिल कर सकें जो हमें पैसे दे, जिससे हम वो कर सकें जो हम करना चाहते हैं, जो अब मैं फिल्मों में करती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जब कोई स्क्रिप्ट आती है, जब मुझे कोई फिल्म ऑफर होती है, तो मैं दो क्राइटेरिया में चूज करती हूँ। ये प्रोजेक्ट मैं पैसे के लिए कर रही हूँ, या ये प्रोजेक्ट मैं क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए कर रही हूँ। अगर वो प्रोजेक्ट मैं पैसे के लिए कर रही हूँ, तो फिर उसका कैरेक्टर कैसा भी, ऑफ कोर्स अगर वो कैरेक्टर कुछ ऐसा है जो पॉलिटिकली मैं नहीं बिलीव करती, तो मैं नहीं करूंगी। पर अगर उसकी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी नहीं है या कहानी बहुत अच्छी नहीं है, तो वो मैं इसलिए करूंगी कि मैं क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन वाला प्रोजेक्ट, जिसमें बहुत पैसे नहीं है, जो छोटी फिल्म है, वो कर सकूं। तो ये क्लैरिटी जब आपके, ये मुझे बहुत दिनों के बाद आई। पहले लगता था नहीं, मैं आइडियलिस्टिक एक्टर हूँ, मुझे ऐसी फिल्में करनी है, जो ऐसे रोल्स करने हैं। आज जो मुझे जो मेरे अंदर आज भी है, मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे किरदार करूं या मैं ऐसी कहानियों का हिस्सा बनूं कि कोई छोटी सी 13 साल की लड़की भोपाल या राजस्थान जैसे शहर में बैठ के अगर फिल्में देख रही है, तो उसको लगे अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। और हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भूरी लड़कियों के लिए बहुत जगह है। जैसे स्मिता पाटिल के अलावा मुझे कोई नहीं याद है जो जिसको देख के मुझे लगता हो हाँ ये मेरे जैसी दिखती है। और हमारे फिल्मों में भूरी औरतों या भूरी एक्ट्रेसेस, जो डार्क स्किन एक्ट्रेसेस हैं, उनको या तो गांव की लड़की या छोड़ी हुई औरत या पीटी हुई पति ने छोड़ दिया, ऐसे कैरेक्टर्स, डिसएम्पावर्ड कैरेक्टर्स हमेशा से देखें। कहीं अगर कोई मल्टी कंपनी सीईओ होती थी तो वो गोरी लड़की, स्ट्रेट है। तो एज अ यंग गर्ल मुझे कभी रिलेट ही नहीं होता था कि क्या, तो मेरे जैसे लोग हमेशा जैसे अगर आप डार्क स्किन्ड हो इंडिया में तो आप गरीब ही हो गए, आप अमीर कैसे हो सकते हो। ये जो कॉन्सेप्ट है, मुझे, मैं इसको कॉलोनियल हैंगओवर कहती हूँ, कि ये कॉलोनाइजेशन से हमारे पास छूटा हुआ है। क्योंकि हमने हमेशा से देखा कि जो जो अमीर थे वो गोरे होते थे, वो मतलब, और मैं इस पे कमेंट करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ ब्राह्मण्स भी गोरे होते हैं हमारे नॉर्थ में। अगर और तो हायर कास्ट, रिचनेस से रिलेटेड था स्किन कलर। पर अगर आप इंडिया जाओगे और आप इंडिया में ऐसे, मतलब इंडिया में देखोगे, 95% ऑफ द पीपल दैट वी सी अराउंड आर ब्राउन स्किन पीपल, बिकॉज इट इज आवर ट्राइब। वो रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है हमारे यहाँ। तो ये सारी क्लैरिटी मुझे किताबें पढ़कर, ट्रैवल कर कर ये सारी क्लैरिटीज आई। तो मुझे लगा अगर मेरे पास वो पावर आ जाए तो मैं एम्पावर्ड कैरेक्टर्स करना चाहती हूँ, या ऐसे कैरेक्टर्स करना चाहती हूँ जो डिसएम्पावर्ड होकर एम्पावर्ड होते हैं। पर जस्ट बिकॉज माई स्किन कलर, जो मैंने चूज नहीं किया, और मुझे लगता है कि ब्राउन स्किन इज वेरी ब्यूटिफुल। एंड द सेकेंड थिंग इज दैट ब्राउन स्किन शोज दैट आई एम एन इंडियन। यू नो व्हाट आई मीन। लोग बहुत प्राउडली कहते हैं ना, तुमको तो देखकर लगता ही नहीं है तुम इंडियन हो।
तुमको तो देखकर लगता है तुम फॉरेनर हो। नहीं, आई एम सॉरी, आई एम सो हैप्पी दैट आई लुक लाइक एन इंडियन। आई एम सो हैप्पी दैट जब मैं बाहर देश के जाती हूँ तो मैं रिप्रेजेंट करती हूँ अपने कंट्री को, जस्ट बिकॉज द वे आई लुक। आई मीन अगर आप किसी अफ्रीकन से मिलोगे, या आप किसी कोरियन से मिलोगे, या आप किसी जापानीज से मिलोगे और उनसे कहोगे तुम्हें तो देखकर ही नहीं लगता है कि आप जापानीज हो, तो वो उनको समझ में नहीं आएगा। वो मतलब वो कहेंगे बट आई एम जापानीज, यू नो। तो ये सारी चीजें हमारे इंडिया में बहुत कंफ्यूजिंग है, और ये नैरेटिव चेंज होना चाहिए। तो हाँ, तो अब मैं ऐसे कैरेक्टर्स चूज करती हूँ। तो मैं यही कहूंगी कि एक्टिंग और या एनी क्रिएटिव बिजनेस, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि इट इज नॉट इजी। सिंपली इट इज नॉट इजी बिकॉज टू बी एन आर्टिस्ट इज पर्सनली ऑल्सो एक बहुत ही डिफिकल्ट इमोशनल स्पेस होता है आपका, यू नो, एज अ कलाकार। आप चीजों को बहुत सेंसिटिवली देखते हो, महसूस करते हो। आपको भी लगता होगा रोहित की मुझे ये चीज समझ में आ रही है, ये सामने वाले बंदे को क्यों नहीं समझ में आ रही है। तो आर्टिस्ट वैसे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं और बहुत परसेप्टिव होते हैं, चीजें उनको पहले दिख जाती हैं, चीजें बेटर समझ में आती हैं, क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, राइट। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो। कहते हैं कि एक एक्टर बनने के लिए डायलॉग याद रहने चाहिए, तो इस बात में कितना दम है या सच्चाई छुपी है, ऐसे जो लोग कहते हैं? क्या आपका अनुभव क्या है इसके ऊपर? आपको क्या लगता है कि एक्टर मतलब क्या रहना चाहिए, लाइन रिमेम्बर करने के अपार्ट और क्या रहना चाहिए? पहली चीज मैं टेक्निकल पे कमेंट करूंगी कि डिपेंड करता है कि राइटर कौन है, डायरेक्टर कौन है। कुछ राइटर और डायरेक्टर ऐसे होते हैं जिनको जैसी लाइन लिखी है वैसे ही बोलो, क्योंकि उन्होंने बहुत सोच समझ के वो लाइन लिखी है। उन्होंने 3 साल वो स्क्रिप्ट सोच समझ के लिखी है। उनको पता है कि उनके कैरेक्टर की साइकोलॉजी क्या है, वो क्यों ऐसे शब्द यूज करती है। हाँ, आप जैसे जब सेट पे जाने से पहले हमारा एक प्री प्रोडक्शन फेज होता है, जिसमें आप डायरेक्टर के साथ बैठकर डिस्कस करते हो स्क्रिप्ट। और अगर आपको लगता है कि ये लाइन समझ में नहीं, मतलब मेरे मुंह से अगर निकलेगी तो लगेगा नहीं कि मैं बोल रही हूँ, ऐसा लगेगा कि कोई और बोल रहा है। क्योंकि कई बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एक स्क्रिप्ट लिखी, आपके बोलने का तरीका एक सर्टेन वे है, राइट, और वो आप वैसे बोलते हो तो आप वैसे ही लिखोगे, पर अगर मैं उसको बोलूंगी तो लगेगा अरे। तो कई बार फिर उस जब आप ये डिस्कस करते हो और डायरेक्टर को समझ में आता है, अच्छा, क्योंकि हर डायरेक्टर इवेंचुअली यही चाहता है कि वो लाइंस आपके मुंह से एज नेचुरल लगे कि आप कैरेक्टर हो, आप बोल रहे हो, तो वो इजी होते हैं। उनका रीजन होता है कि वो उस लाइन को क्यों उन्होंने वैसे लिखा है, तो वो उसको फिर अगर आपको चेंज करना है तो फिर आप उनके साथ बैठोगे और वो आपको बताएंगे। बट बेसिकली आई थिंक एज एन एक्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज दैट आपको कैरेक्टर की साइकोलॉजी समझनी चाहिए, क्योंकि वो कैरेक्टर पेपर में लिखा हुआ है पर अब वो रियल होने वाला है, और आपकी बीइंग मीडियम बनने वाली है उस कैरेक्टर के लिए। तो उस कैरेक्टर की साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट हो सकती है आपसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक कैरेक्टर ऑफर होता है जो कि से सतारा से है, ठीक है, वो कैसे माहौल में बड़ी हुई, मैं नहीं जानती वो कैसे माहौल में, तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। फिर उसके वो क्या पिताजी जिंदा है, माँ जिंदा है, कैसा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब कितनी अमीरी थी, कितनी गरीबी थी, वो सब डिसाइड करता है ना आप कैसे होते हो। और फिर उसके कितने भाई बहन है, कितनी एजुकेशन है उसकी, दुनिया कितनी देखी है उसने, ये सब मैटर करता है। उसके बाद जब आप उस कैरेक्टर की साइकोलॉजी अंडरस्टैंड, इसलिए रिसर्च के बारे में बहुत बात नहीं करते हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, पर इरफान जैसे एक्टर्स, नवाज जैसे एक्टर्स, या जो भी अच्छे एक्टर्स जिनको आप मानते हो, वो बैठ के एटलीस्ट महीनों रिसर्च करते हैं अपने कैरेक्टर को, उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर अगर आप उसकी साइकोलॉजी अंडरस्टैंड करोगे तो फिर स्क्रिप्ट जो है वो आपका रिसोर्स मटेरियल हो जाता है। फिर स्क्रिप्ट आप देखते हो, हाँ, क्योंकि आपको पता है कि वो लड़की जो सतारा से है वो ये क्यों बोल रही है, फिर आपको लाइंस याद करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको पता है कि वो इस सिचुएशन में यही बोलेगी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर एक्टर, जितने किरदार मैंने प्ले किए हैं, वो किरदार कहीं ना कहीं मेरे अंदर अभी भी हैं।
राइट क्योंकि मैंने उसकी साइकोलॉजी में मैं गई हूँ, तो आई मीन अब ठीक है 5 साल के बाद मुझे शायद उसकी नुआंसेस नहीं याद होंगी, पर मुझे अभी भी पता है कि उस कैरेक्टर के इमोशनल स्टेट में मुझे कैसे जाना है, यू नो। तो लाइंस डिपेंड करता है, अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि if a dialogue is well written, you don't have to learn it. It will be so natural. Only difficult dialogues लगता है, अगर आपको रटने की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब वो नेचुरल फ्लोइंग डायलॉग्स नहीं है। इसीलिए आई कैन अंडरस्टैंड कि शेक्सपियर इन प्लेज या ओल्ड माइथोलॉजिकल शोज के डायलॉग्स आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं क्योंकि आप वैसे बात नहीं करते हो। So then it is like, okay, this is a text and then I have to learn a Shakespeare's, monologue because he talks in, it is old style language. Then you have to learn it. But अगर real characters हैं तो आपको, for example, पीकू, अगर आपको याद हो, पीकू के कैरेक्टर जब दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर ऐसा लगता है वो खुद बोल रही है, क्योंकि जूही त्रिवेदी ने उतने अच्छे से लिखा होगा, क्योंकि वो रियल में वैसा होता है। व्हेन यू हैव अ फादर जो कि हर चीज में अनॉय करे, हर चीज में, तो आप एक तरीके से आपको लगता है अरे यार आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो ये लाइन लिखी हो सकती है पर आपको इट विल बी वेरी नेचुरल अगर आप सिचुएशन में हो तो। और मैं ये भी कहूंगी कि यस इट्स गुड टू लर्न द लाइन्स, पर इवेंचुअली आपको वो लाइंस भूलनी पड़ेगी और आपको सिचुएशन में क्या, तभी आप इम्प्रोवाइज भी करते हो, क्योंकि क्या पता दूसरे एक्टर ने कुछ ऐसा लाइन बोला है और आपको अरे अब मजा आएगा और आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो बिकॉज यू आर लिसनिंग, फिर आप लाइंस से परे हो। सो आई थिंक लाइंस not, I mean, you should know the lines, you should learn the lines, but you should go beyond the lines. Yeah. आपने यूरोप के भी मूवीज में काम किया है, भारत के भी किया है ये, तो इसमें आपको कभी ये नेपोटिज्म का एक्सपीरियंस आया है क्या? क्योंकि ये विषय बहुत चर्चित है अभी भारत में फिलहाल। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, या आपके साथ कभी हुआ है, या आपने कभी देखा है ऐसे आंखों से जो आपको लगता है कि ये कुछ मिस आउट हो रहा है, ये एसेंशियल है बताने के लिए लोगों को, या आपकी कुछ लर्निंग वहाँ से? तो मैं पहला रिफ्लेक्शन नेपोटिज्म पे दूंगी। आप इंडिया का कल्चर देखिए और आप बाहर का, हम इंडिया के कल्चर के बारे में बात करें। हमारी आदत है कि हम कहेंगे यार उसकी बेटी क्या कर रही है और उसका बेटा किस स्कूल में गया। सेम जो हम शादियों में बैठ के दूसरे लोगों के बारे में गॉसिप करते हैं और अटेंशन देते हैं, सेम चीज हम फिल्म एक्टर्स, और श्रीदेवी की बेटी कैसी दिखती है, श्रीदेवी जैसी दिखती है। और ये तो हम वैसे ही बहुत, हम टैलेंट पे कभी आई मीन इरफान खान ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। इरफान खान ने कहा था कि अगर आपको इस फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको दो चीजें करनी, दो चीजों के बीच चॉइस करना पड़ेगा। इधर यू कैन बी excellent or you can be successful. So to be successful in our film industry in some way, I mean there are always exceptions, you have to be mediocre. समझ रहे हो आप? क्योंकि टैलेंट तो लिस्ट, अगर इनकी लिस्ट होती है ना कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये टैलेंट उसमें सबसे लास्ट में होता है। अरे एक्टिंग तो हम करा लेंगे ना, छोड़ो ना एक्टिंग तो हम, ये ऐसे ही कास्टिंग होती है। स्पेशली क्यों कास्ट कर रहे हो आप श्रीदेवी की बेटी को? अच्छी लड़की होगी, आई एम श्योर जानवी इज अ वेरी गुड पर्सन, शी इज अ वेरी वेल ब्रॉट अप ह्यूमन बीइंग, बट व्हाई डिड यू कास्ट हर? You cast her because she is Sridevi's daughter. You did not cast her because oh do some ads before, do some, इसीलिए फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च होते हैं और कहीं लॉन्च नहीं होते हो आप। In no other industry outside of India, I don't know about, I mean I can talk about America and I can talk about Europe, आप लॉन्च नहीं होते हो। जितने टॉप एक्टर्स हैं इन फिल्म इंडस्ट्री में, उन्होंने छोटे छोटे रोल्स किए हैं शुरुआत में। हर छोटी सीरीज टीवी के छोटे, आप देख लो, फ्रॉम जूलिया रॉबर्ट्स टू जॉर्ज क्लूनी, आप वो व्हेन दे स्टार्टेड आउट, और ब्रैड पिट और जेक जिलेनहॉल, दीज पीपल डिड स्मॉल लिटिल रोल्स, दीज पीपल डिड थिएटर, यू नो। तो और कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा आप में, क्योंकि लॉन्च जैसा, यहाँ पे जो ऑडियंस है ना वो इसलिए नहीं फिल्में देखने जाती कि वो देखो जॉर्ज क्लूनी का बेटा उसमें है, दे विल नॉट गो। वो इसलिए फिल्में देखने जाते हैं क्योंकि पैसे डाल रहे हैं ना,
और उनके लिए फिल्में इज नॉट गॉसिप, दे वॉच फिल्म्स बिकॉज दे लव वॉचिंग फिल्म्स, दे वांट टू सी अ स्टोरी, दे वांट टू सी कैरेक्टर्स, दे डोंट वांट टू सी श्रीदेवीज डॉटर, यू नो, दे डोंट वांट टू सी शाहरुख खान सन। इसीलिए आप अगर हमारी फिल्मों में देखें तो जब एक लॉन्च होता है, या आलिया भट्ट का लॉन्च हो, या आप कोई भी लॉन्च उठा के देख लो, फिल्म का ट्रेलर जब आता है तो गाने से लॉन्च होता है, तो वो उनका बाल उड़ रहा है, उनकी खूबसूरती दिख रही है, आप उनकी एक्टिंग से कभी उनको इंट्रोड्यूस नहीं करते हो। हाँ, अगर आप फिल्म देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा अच्छी एक्टर कैसा है, क्योंकि फिर 2 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म में एक्टिंग भी करनी पड़ेगी। पर इनिशियली उनका लॉन्च हमेशा एक अमेजिंग ए आर रहमान के गाने से। तो टैलेंट किसका है? ए आर रहमान का गाना इज द टैलेंट, सिनेमाटोग्राफर की ब्यूटीफुल कैमरा सिनेमाटोग्राफी इज द टैलेंट, स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट का ग्रेट job as a big production company like Dharma and Yashraj, ये सारा टैलेंटेड, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट है और ये सारे टैलेंटेड लोगों को साथ में लाकर उसको प्रेजेंट किया जा रहा है। तो आप किसी भी चीज, आप एक छोटा सा बॉल उठा लो या कोई पत्थर उठा लो बाहर से, और आप उसमें अच्छी सी लाइट डाल के उसको सफाई करके और यू नो बैकग्राउंड सब डाल के अच्छे म्यूजिक से डाल के कैमरा इधर उधर घुमाओ, तो आपको वो रॉक भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा अगर उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत अच्छा ए आर रहमान का गाना चल रहा है तो। यू नो व्हाट आई मीन? सो दैट्स माय पॉइंट, दैट नेपोटिज्म इज समथिंग आई पर्सनली थिंक इज अनफेयर। इट्स अनफेयर नॉट बिकॉज यू नो आई एम एन आउटसाइडर, और जो चीज इन लोगों को 1 साल में मिल जाती है वो मुझे 7 साल लगे पाने में, जस्ट टू मीट अ कास्टिंग डायरेक्टर, टू नो दैट आई एग्जिस्ट, is it took me 7 years to do that। और ये क्योंकि, और आपको समझना पड़ेगा, जो हमारा इंडियन कल्चर है ना, ये बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड कल्चर है। शादी में सब मिलते हैं, उसकी बेटी, अगर आप टॉप के लोगों को देखो ना तो वो सब, अगर शादी होगी ना तो दे आर ऑल वन फैमिली। So from who's the director to, they all sit together, they party together, they discuss कि अच्छा अगली फिल्म में तुम्हारे, मैं चाय पी रहे हैं साथ में लिविंग रूम में बैठ के, हाँ तो अगली फिल्म में मुझे ले लो यार, तो अगली फिल्म, और उनको, और पीपल आर इंटरेस्टेड कि मतलब डेविड धवन का बेटा क्या कर रहा है। आप अभी बताओ कि पिछले कई सालों में ओरिजिनल सॉन्ग तक नहीं आया है। पुराने पहले उन्होंने 70s के गाने उठाए, फिर 90s के गाने उठाए, और तुम नया क्या कर रहे हो आप? इनोवेशन, ओरिजिनलिटी कहाँ है? फिल्में भी मतलब जुड़वा, ठीक है ना, हमने जुड़वा देख ली, हम क्यों दूसरी जुड़वा देखें? कहानियां नहीं है क्या इस देश में? सो यू नो, आई जस्ट थिंक दैट नेपोटिज्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ, वो क्या कहते हैं उसको, एक मैं you know, I don't agree with how Kangana Ranaut says mafia. I do agree that there is a certain sense of घर में रहे, चीजें घर के अंदर रहें। राजकुमार राव या विकी कौशल जैसे टैलेंटेड एक्टर्स को भी एक वक्त के बाद उस ग्रुप का हिस्सा बनना पड़ता है, नहीं तो आप, अगर ये इरफान के इंटरव्यू में आप देख लो कि वो चाहते हैं कि मैं उनके ग्रुप का हिस्सा बनूं, और मुझे नहीं बनना है उस ग्रुप का हिस्सा। मुझे और किताबें पढ़नी है, मुझे बाहर के देशों में फिल्मों में काम करना है, मुझे फिल्मों के बारे में जानना है, मुझे दुनिया में जितने डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, उनके साथ काम करना है। मैं सिर्फ क्यों बॉलीवुड में काम करूं? मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं किसी ग्रुप का हिस्सा बनने में? रादर मैं बाहर रीच आउट करूं और जो चीज मैं करना चाहता हूं, जैसे, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई बिलीव कि इफ आई एम एन एक्टर, आई एम अ स्टोरी टेलर, how can I grow in my craft? I want to grow in my craft by working with masters. So if there is a Korean filmmaker whose film that I have really liked, I would love to work with him. How can I reach out to him? How can I reach out to say, okay, you know, if you have some story where you probably would need someone from India or somewhere, I would love to be a part of it, because I am doing this because I love my craft, not because I want to be part of some group then attend GQ awards। and मैंने इसके बारे में भी सोचा है कि व्हाट इज सक्सेस इन बॉलीवुड। सो सक्सेस इन बॉलीवुड, और मैंने ये इसलिए थॉट मेरे अंदर इसलिए भी आया क्योंकि मैं भी भाग रही थी उस सक्सेस के पीछे। तो एक वक्त आया कि मुझे लगा ओके, इतना सारा साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट मैं जिस सक्सेस के लिए दे रही हूँ वो किस लिए दे रही हूँ? क्योंकि सब भाग रहे हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा पॉज लिया और मैंने कहा ओके, लेट्स इंट्रोस्पेक्ट, लेट्स रीथिंक दिस।
मान लो कि मैं सक्सेसफुल हो गई, ओके, आई बिकम सक्सेसफुल एंड आई विन द फिल्म फेयर अवार्ड. What is success in Bollywood? You do red carpets, you go to GQ Award, you go to Vogue Beauty Award, you go to Filmfare Award, you go to someone's Eid party, you go to someone's Diwali party, you go to someone's, Mata ki Chauki party. I'll do it for 1 year. I'll do it for 2 years. After that, I know that I will get bored. I will get very bored. But what will keep me excited is I do a film, I get successful, then I go and I get a call from, I don't know, Tarantino, that he has a character in his film and he's looking for an Indian actor, and I want to go work there, and I want to work in Spain, and I want to work in France, and I want to work in Germany. I want to work in every film industry so that I can work with different kind of actors, and I can work with different kind of storytellers and understand how universally human being and storytelling works, because all around the world we are the same people. We feel love, हमको हमको दुख होता है, हमको betrayal होता है, दिल हर जगह हर किसी का टूटता है, so we are all stories. And so that's what, according to me, success is to be part of films and stories where I enjoy my process and I can leave behind something which is bigger than nachna gana, weddings, lehenga choli, you know what I mean? Yeah. द अनकवरिंग एक स्पेनिश मूवी आपने उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो वहाँ का एक माहौल था, यूरोप के उस देश का माहौल, मतलब स्पेनिश लैंग्वेज की है तो स्पेन की ही रहेगी मूवी, और यहाँ का एक माहौल रहता है इंडिया के सेट्स का। तो ये दोनों में आपने फ़र्क क्या देखा, मतलब वहाँ के डायरेक्टर, यहाँ के डायरेक्टर, वहाँ का क्रू, स्पॉट बॉयज, स्पॉट गर्ल्स, तो बाद में लेखक हो गए, स्क्रिप्ट राइटर्स हो गए, तो इसमें आपने अच्छी और बुरी, सकारात्मक नकारात्मक चीज़ें क्या देखी जो आपको लगता है कि ये बात करनी चाहिए या शेयर करना चाहिए लोगों के साथ? फर्स्टली द अनकवरिंग उसका इंग्लिश नेम है, पर उसका स्पेनिश नेम है एल डेसेंटिएरो। और उस सेट पे मैंने पहली चीज की, देयर इज नो हायरार्की। आप एमी विनर हो सकते हो, आप ऑस्कर विनर हो सकते हो, पर आप अगर एक ऑस्कर विनर के साथ सीन में हो और उस दिन आपका सीन शूट हो रहा है जिस ऑस्कर विनर के साथ, आप दोनों उस सेट पे इक्वल हो, क्योंकि उस सीन या उस फिल्म में ही इज नॉट एन ऑस्कर विनर, शी इज नॉट अ ऑस्कर विनर, शी इज योर को एक्टर। और जैसे फॉर एग्जाम्पल स्पॉट बॉय स्पॉट गर्ल एग्जिस्ट ही नहीं करता है यूरोपियन सेट पे। देयर इज नो स्पॉट बॉय, नो स्पॉट गर्ल। आपको कॉफी चाहिए, जब आपका ब्रेक होगा, जब सीन का कट होगा और वो कैमरा फिक्स कर रहे हैं या कर रहे हैं, आप उठिए, एक सेक्शन होता है जहां पर कॉफी, मिल्क, एक मतलब ऐसे बना के रखते हैं वो कॉर्नर, वहां पर कैमरा असिस्टेंट भी कॉफी पी रहा होगा और वहां पर ऑस्कर विनर भी खड़े होकर कॉफी पी रहा होगा। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। दैट ट्रेलर्स होते हैं, हाँ, क्योंकि क्रू होता है और एक्टर्स को, मतलब एक्टर्स कॉस्ट्यूम में होते हैं और एक्टर्स का हेयर होता है, तो 2-3 स्टॉल्स होंगे या 3-4 स्टॉल्स होंगे, और बेसिकली जो मेन क्रू है जिसको फटाफट करना है चीजें, एक्टर्स खड़े होके चाय, आधे घंटे तक चाय पी रहे हैं क्योंकि क्रू लाइट सेटअप कर रहा है, तो वो हरीनेस के लिए वो बहुत सारे स्टॉल्स लगाते हैं। पर बेसिकली एवरीबडी इज इक्वल। कोई भी सेट पे चाय, मतलब आप बैठे हुए हैं और कोई आपको चाय दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको खुद जाके अपनी चाय, मतलब वहां पे कॉफी मशीन है, कॉफी में चाय बनाइए और आप खड़े होके चाय पी रहे हैं कैमरा असिस्टेंट के साथ या लाइट बॉय के साथ, सो हायरार्की बिल्कुल नहीं होती है सेट पे। एवरी डिपार्टमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट। सो फॉर एग्जाम्पल, आपका वैनिटी वैन है या ट्रेलर बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर आपको मेकअप कराना है तो आपके ट्रेलर के अंदर मेकअप आर्टिस्ट नहीं आएगा मेकअप करने, मेकअप आर्टिस्ट का ट्रेलर है, और आप जाएंगे उस ट्रेलर में अपना मेकअप कराकर फिर आप अपने वैनिटी में आइए, वेट करिए। पर मेकअप से कॉस्ट्यूम बेस होता है, मेकअप बेस होता है, लाइट बेस होता है, कैफेटेरिया बेस होता है, जो अब धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा है, धीरे धीरे विद नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन वो सिचुएशंस आ रही हैं।
पर हायरार्की आप इंडिया में मतलब इंडिया में तो एक एक्टर के साथ मतलब एक स्पॉट बॉय भी है, एक कॉफी देने वाला भी है, एक हेयर वाला भी है, मतलब सब चलता है जो एक्सेप्टेड भी है। पर जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं अपने सेट्स पे होती हूँ, जैसे बीबीसी आउट ऑफ लव के सेट पे जब थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो मुझे लगता है मैं खुद मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लूं, इतने आसपास 2-3 लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लूं, यू नो। सो आई लाइक बीइंग अलोन, आई लाइक कि मतलब बहुत टच मत करो मेरा चेहरा, जैसा है वैसा, मेरे बाल ऐसे हैं तो हैं, मतलब थोड़ा बहुत मेकअप है, पर आई डोंट लाइक पीपल लाइक बीइंग अराउंड मी ऑल द टाइम। आपका हेयर और बैठे हो किताब पढ़ रहे हो और आपके हेयर स्टाइलिस्ट, छोड़ दो ना यार, यू नो, इट्स अ लिटिल बिट इरिटेटिंग। बट ये सारी चीजें नहीं होती हैं, जैसे आपका ऐसे ऐसे बेसिकली आके अनलेस इट इज रिक्वायर्ड टचअप वचअप नहीं करते हैं वहां पर, अनलेस इट इज रिक्वायर्ड। जैसे एक बाल आ रहा है जो सिनेमाटोग्राफर को डिस्टर्ब कर रहा है, तो कहेगा कैन यू मूव दैट हेयर, तो वो आके ऐसे हटा देंगे, पर आपके आसपास ऐसे मंडराते नहीं रहेंगे लोग, जो वहां पर होता है, यू नो, स्पॉट बॉय, स्पॉट गर्ल, पर्सनल असिस्टेंट, छतरी पकड़ने वाला, ये और चाय देने वाला, ये सब झाम झूम नहीं होता है वहां पर, यहाँ पर। हाई बेसिकली। और दूसरा, सो फॉर एग्जाम्पल एक्टर्स रिहर्स करते हैं। So for example, if I have a scene with my co-actor who say is Oscar winner, जैसे विद एल सेंटियरो, उसमें एमी विनर्स थे एक्टर्स, जो कि पेड्रो अल्मोदोवार, who's one of the best directors in Spain, like Oscar winner, all of that. उनके साथ जिन्होंने काम, एंजेलिना जोली के साथ जिन्होंने काम किया, वैसे एक्टर्स उस सेट पे थे। सो यू नो, देन वी डू रिहर्स एंड ऑन सेट इन अ सीन एक्टर्स आर इक्वल। और ऐसा ऑटोग्राफ और ये जैसे, और द थर्ड थिंग ऑन अ फिल्म सेट आउटसाइड ऑफ इंडिया इज नोबडी कॉल्स एनीवन सर और मैडम। आप फर्स्ट नेम से बुलाते हो, क्योंकि मुझे इसलिए आई अंडरस्टैंड कि एक रिस्पेक्ट होता है। आप अमिताभ बच्चन से मिलेंगे और आप उनको सर बोलेंगे, आई अंडरस्टैंड, ही 75, यू नो, यू एंड ही इज डन दैट थिंग, बट यू विल नॉट डू दैट इन आउटसाइड ऑफ इंडिया। और जैसे डायरेक्टर भले आपके एज का है या आपसे 5 साल बड़ा है और आप उसको सर बुला रहे हो, तो वो चीज हायरार्की, मुझे ऐसा लगता है आर्ट कोलैबोरेटिव होता है, यू नो, टू पीपल कम टुगेदर। मतलब आपने अगर मुझे कास्ट किया है तो आपने संगमित्रा को इसलिए कास्ट किया है, लेट्स से, क्योंकि आपको उसका ऑडिशन अच्छा लगा, आपको कहीं लगता है कि ये एक्टर मेरे इस कैरेक्टर को फुल्ली जस्टिफाई करता है। थर्डली, उस एक्टर की अपनी एक ह्यूमन जर्नी है, जीवन यात्रा रही है उसका, मतलब वो कहाँ से कैसे, उसके ओपिनियंस क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, सोशियोलॉजिकल एलिमेंट, साइकोलॉजिकल, वो सारा चीजें। और वो जब आते हैं साथ में, तो आप बेसिकली, आई एम गिविंग यू समथिंग फ्रॉम माई ह्यूमन जर्नी एंड यू आर टेकिंग मी फॉर द कैरेक्टर दैट यू हैव रिटन। यहाँ पर हायरार्की कहाँ से आ गई? अनलेस आपको ऐसा लगता है कि तुमको मैंने एक चांस दिया है, तब वो अलग चीज है। अगर आप ये सोचते हो कि आपने मुझे चांस दिया है, तो देन ओके, ठीक है, चांस, देन डोंट, यू नो, देन वी आर नॉट मेकिंग आर्ट। देन आपने एक प्रोजेक्ट और आपने एक बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू किया और उसमें आप मुझे चांस दे रहे हो और आप ईगो ट्रिप पे हो। लाइक मैंने कोंकणा के साथ एक एड किया था और मैं अभी भी ना कंफ्यूज रहती हूँ, सर बुलाऊं मैडम बुलाऊं, मतलब। सो आई वेंट, बिकॉज आई डोंट लाइक कॉलिंग सर और मैडम। मैं एक ऐसे स्कूल में मैंने पढ़ाई की है चेन्नई में, जहाँ पे आप अपने टीचर्स को भी फर्स्ट नेम बेसिस पे बुलाते थे, यू नो, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन। बिकॉज when you, it's not like I'm disrespecting you when I don't call you sir, it's because I want to come and meet you on the equal place, so that then from here we can then create something together, right? So I कोंकणा से मैं मिली कॉस्ट्यूम ट्रायल के वक्त, और कोंकणा बैठी थी, सर हाय, so I said, hi Konkana, do you want me to call you ma'am, because I would prefer calling you Konkana. She's like, yeah, don't call me ma'am, please don't call me ma'am, call me Konkana. So now when I know I can call her Konkana, we have an equal basis there, and now I can, you know, Konkana, I feel this, but that doesn't mean that I'm trying to be an equal in the job. No, I'm an actor, you're the director. You want me to do something, you have to direct me for, that's why you called a director. बेसिकली अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ डायरेक्टर वुड बी, मैंने पोर्चुगल में एक लैब अटेंड किया था, एक्टिंग लैब। वहां पे एक टॉप डायरेक्टर जिसने हैरिसन फोर्ड वगैरह के साथ काम किया है,
वो थे, उन्होंने कहा एक एक्टर का जॉब होता है, डायरेक्टर का जॉब होता है कि वो बोलेगा एक्टर को कि तुमको इस पेड़ पे चढ़ना है, ठीक है, इस पेड़ पे चढ़ो और वहां तक चढ़ो और एक्शन, आप पेड़ पे चढ़ना शुरू किए। डायरेक्टर का जॉब है वो कहे नहीं नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा नीचे ही रहो, अच्छा थोड़ा ऊपर और चले जाओ, और उस डायरेक्शन में मत जाना, इस डायरेक्शन में जाना, और क्या ऐसा कुछ फीलिंग दे सकते हो जैसे आप दुखी हो जब आप चढ़ रहे हो। सो ही इज बेसिकली इमोशनली एंड फिजिकली directing you in the scene, but the psychology of the, and he has a vision, basically he has written, if he's not written the story, he basically he sees the big picture. As an actor I'm only seeing my scene, I'm not seeing the big picture, so he knows कि उसको क्या चाहिए, उनको कितना चाहिए. So that's what a director's job is, but an actor's job is to be the medium for the director. So hierarchy क्राफ्ट में, जैसे मैंने इंडिया में वर्कशॉप के बारे में अब सुनना शुरू किया, वर्कशॉप, एक्टिंग वर्कशॉप नहीं होता है, रीडिंग्स नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आई कांट रिवील पर अमेजोन का एक शो कर रही हूँ जिसमें बहुत सारे टॉप एक्टर्स हैं, और मुझे याद है हमको रीडिंग पे बुलाया गया और मैं पहुंची, 5 स्टार होटल में रीडिंग थी, पूरा ऐसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सारे एक्टर्स के नाम कैरेक्टर के साथ, हमारी स्क्रिप्ट हमें दी गई और हम सब बैठकर रीडिंग कर रहे थे अपने कैरेक्टर्स की, जो मैंने कभी नहीं एक्सपीरियंस किया है. फिर मैं एक दूसरा शो किया मैंने, सीजन 1 बीबीसी का, आउट ऑफ लव. आई मेट द डायरेक्टर ऑन सेट while my scene was just about to be shot. So वो थोड़ा सा scary होता है because आपको नहीं पता, I've never given, Tigmanshu is the director and I had never met him before. So मेरे लिए वो पहला first 2 days was like how, because you know आप emotionally open होते हो as an actor, और आपको अगर आप नहीं जानते हो इस पर्सन को पर्सनली, ऑफ कोर्स आई नो तिग्मांशु धूलिया बिग डायरेक्टर, बट आई डोंट नो हिम पर्सनली, सो देन आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली डज ही वांट, यू नो. सो वो थोड़ा सा फिर बाद में आप ओपन, सो सबका अपना अपना एक तरीका होता है वर्क करने का, बट आई लाइक knowing and meeting my co-actors before, I like meeting my directors before, I like meeting the writers before, because it just makes me more aware of an emotional dynamics with the crew. आप एक कवि भी हो, आप कविताएं भी लिखते हो, क्या उन कविताओं ने कभी आपको मतलब हेल्प किया एक्टिंग प्रोफेशन में? मतलब आप क्यों लिखते हो कविता? इसका पीछे कुछ लॉजिकल रीज़न या स्टोरी है? मुझे ऐसा लगता है कि एज एन आर्टिस्ट, मैं अगर अपनी बात करूं, आई एम वेरी हाईली इमोशनली अवेयर पर्सन, आई एम वेरी इमोशनली अवेयर. मतलब अगर मैं एक रूम में जाऊं और उस रूम में 10-15 लोग हैं, कॉर्नर में कोई खड़ा है या खड़ी है जो अ सर्टेन वे फील कर रहा है, मैं महसूस कर सकती हूँ. When I'm in forest, I'm walking around trees, I can sense them, they are living beings. So मेरी emotional sensitivity बहुत high है. और एक्टिंग से, कैरेक्टर्स से, कहानियां सुनने से, देखने से, पढ़ने से आप वैसे भी बहुत इमोशनली अंदर से ना रिच होने लगते हो, आई फील. And you also, you're not only aware of your external things, you're also aware of your internal life. और मुझे ऐसा लगता है कि पोएम्स वाज समथिंग जो मुझे नेचुरली आता है, लाइक आई विल, इट्स नॉट लाइक मैं बैठती हूँ, मैं सोचती हूँ आज मुझे एक पोएम लिखना है, वर्ड्स स्टार्ट फ्लोइंग एंड देन आई नीड अ पेन एंड पेपर टू राइट इट डाउन, यू नो. सो पोएट्री एक बहुत ही नेचुरल वे ऑफ एक्सप्रेशन है मेरे लिए. मुझे याद है मैंने एक फिल्म देखी थी 2015-16 में, वो फिल्म देखने हम थिएटर से बाहर निकले and I needed a pen and paper to write down a poem, because a poem, I think a poem is like something that grows inside you and that you just write. और poems basically बहुत personal होते हैं, तो you know somebody who reads a poem जो मैंने लिखा है, वो पहली चीज मेरे बारे में उसको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी just by reading a poem of mine, you know, how I feel, what I think. But I think poem is also about how, it's like a piece of music. आप वो piece of music सुन के आपको कैसा लग रहा है वो भी, तो I think
every reader has his own interpretation of a poem, but poetry मेरे लिए एक तरीके से is a form of expression, and I think I am a writer, an actor, and poet. It's all interconnected. It's not separate. It's not something that I, okay, now I want to be a poet, now I want to be a writer. The reason I became a writer is because the director that I worked with on the Spanish film and the El Desentierro was writing a film about people in Pakistan and India, and he decided, why don't you come on board, because he wants to cast me for the film. So he said, co-write it with me, because he thought I could be a good writer. And now it's been 2 years we've been writing the script, and I've realized, I can actually do this. I can be a good writer. जो feedback मिलता है हमें mentors से या directors से या producers से, and they say, oh, this is so good, we are very interested. तो आपको लगता है अच्छा, तो ये basically आप सोचते नहीं हो, आप that's what I'm saying. मुझे नहीं लगता कि I could have been anything other than an artist. I know if I was a doctor, I would be a very bad doctor. And if I was, I don't know, an event corporate person, I would not do. मैं boredom से मर जाती, मैं बहुत बोर हो जाती. मुझे basically art has saved me. That's what it is. Yeah. एक्टिंग प्रोफेशन है एक आपका बहुत पहले से ही, और उसके साथ एक मॉडलिंग प्रोफेशन भी है, तो ये दोनों चीज़ों ने आपको एक अच्छा और एक बढ़िया इंसान कैसे बनाया है, तो ये कैसे उसने जादू किया है दोनों चीज़ों ने? Firstly, modeling तो हो गया क्योंकि actor हूँ. So when you're an actor, people are like, oh, why don't you also do this? So I think it just I think जैसे जब मुझे फोटोग्राफर्स बोलते हैं हम पिक्चर शूट करना चाहते हैं, मुझे I am very awkward in front of still photography. Like I don't know how to stand like that. आप एक motion camera, video camera लगा दो and give me text and give me a character. I'm more comfortable than standing in front of a camera of a still photographer. I don't know. So, but modeling just happened as a extension of acting. I think being an actor, पहली चीज जब आप एक actor होते हो और आपको ऐसे characters मिलते हैं जो आपके जैसे नहीं हैं, as human being, तो आप बहुत compassionate हो जाते हो. For example, when I was doing that short film for My Husband Made Me Prostitute, and the director was like, I only want to do, because हमने एक दूसरा काम किया था साथ में, and he said, I only want to do this with you. I was like, but I don't agree with her choice. If she's so educated, if she's so, she's so, smart, intelligent, why is she becoming an escort to fund for her husband's hospital bills? So, मुझे नहीं समझ में आ रहा था. I was like, she's so educated. So then he told me that, she quickly needs that money. It's not easy for a woman to quickly get a job. He's in the hospital bed. She has to quickly make money for it. And so she's like, okay, I don't judge people who do it. So she goes ahead and do it. So I try to empathize with her. So कई बार आपके characters ऐसे choices करते हैं जो personally you may not agree, पर आप उनकी psychology understand करते हो और आप compassionate हो जाते हो. For example, मैं बहुत controversial statement बोलने वाली हूँ, पर for example, Hitler. I mean, उस बंदे ने, he's the reason for 6 million people dying. Children. He killed children in Holocaust, right? पर अगर आपको हिटलर प्ले करना है तो आपको कहीं ना कहीं उसकी ह्यूमैनिटी ढूंढनी पड़ेगी. So, for example, I read कि हिटलर खून नहीं देख पाता था. वो खून देखकर उसको अनकंफर्टेबल फील होता था. हिटलर फॉर एग्जांपल वाज समवन जिसको पेट्स बहुत प्यारे थे उसको, छोटे हिरन, छोटे कुत्ते, बिल्लियां, he was very lovable. So I mean, I think bad और good हर person में एक humanity होती है और आपको वो humanity ढूंढनी पड़ती है. And I think what happens with being an actor is आप थोड़े नहीं काफी compassionate हो जाते हो. आपकी आप psychologically बहुत open हो जाते हो. For example, one of the things that I do when I become an actor, when I choose or play a character is कि अगर मैं situation में होती तो मैं क्या करती, which is like putting yourself in someone else's shoes.
जैसे कई बार जब कोई आता है आपके पास और आपको चिल्लाने लगता है, राइट, इन रियल लाइफ आप कहीं चल रहे हो, सुबह सुबह 7 बजे आप किसी से भिड़े और उसकी नींद तक नहीं खुली, चिल्लाने लगता है, तो आपको गुस्सा आ जाता है। पर कई बार अगर आप उस पर ध्यान दोगे और अपने आप को उसके शूज में डालोगे कि अगर मैं इसकी जगह होती और मुझे 7 बजे सुबह उठना पड़ता है जबकि 10 बजे से पहले मेरी नींद नहीं खुलती है, तो मैं भी थोड़ी सी ग्रम्पी होती है। सुबह सुबह जब मुझे मेरा गर्म पानी नहीं मिलता है तो मैं थोड़ी सी ऑफ होती हूँ। तो आप अपने आप को दूसरों के सिचुएशन में देखने लगते हो और अंडरस्टैंड करने लगते हो, वन थिंग। सेकेंड थिंग, टू बी एन एक्टर ऑन सेट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। आपको पता होगा वामन, सॉरी रोहित, वामन रोहित, या आपको पता होगा रोहित, सॉरी, कि कलाकार जो बनता है ना, वो बचपन से ही थोड़ा सा लोनर होता है, वो बचपन से ही थोड़ा सा मिसफिट होता है, इसीलिए वो कला की तरफ बढ़ता है, राइट। नहीं तो वो अगर वो टॉपर है क्लास का, अगर वो टॉपर है यूनिवर्सिटी में, तो वैसे ही उसके लिए सारे डायरेक्शंस खुले हुए हैं। सो टू बी ऑन अ सेट विद पीपल हु इन देयर ओन वर्ल्ड्स हैव बीन मिसफिट्स, आप बहुत सीखते हो, क्योंकि कलाकार सबसे मिसफिट, ऑकवर्ड, पिक्यूलियर पीपल होते हैं। इसीलिए तो उनको सोसाइटी पसंद भी नहीं करती है ना, इसीलिए अरे यार ये ना आर्टिस्ट लोग, आई टेल यू, इट्स बिकॉज आर्टिस्ट पीपल लिव वेरी ट्रूथफुली इन अ वे, दे आर वेरी ओपन, that's why they tend to be more depressed, they tend to be into things that are addictive because they feel like they don't fit in a society that is, जो हर वक्त बोलती है कि तुम, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब शुरू शुरू में मैं एक्टर थी, लोग मुझसे पूछते थे क्या करती हो, तो मैं कहती थी एक्टर हूँ। हाँ हाँ, पर करती क्या हो, यू नो, आपको सीरियसली लिया ही नहीं जाता है, आपको सीरियसली, फिर आपके इतने रिजेक्शंस होते हैं, आपकी इमोशनल लाइफ, क्योंकि आप इमोशनली ओपन हो और आप कोई दरवाजा खोलते हो ना, तो सिर्फ अच्छी चीजें नहीं आती हैं अंदर, बुरी चीजें भी आती हैं, राइट। तो इमोशनली ओपन होता है कलाकार, तो उसको दुख भी ज्यादा होता है, उसको हर्ट भी ज्यादा होता है, वो नम नहीं होता है, वो इमोशनली क्लोज नहीं होता है, इसलिए उसके लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कलाकारों को नीचा गिराने में। पर कलाकार एटलीस्ट इतना करेजियस है कि वो अपना जीवन उस ओपननेस के साथ जी रहा है कि ठीक है यार, दुख होगा तो होगा, खुशी होगी तो होगी। So I think being an actor has made me understand that how courageous I was even when I wasn't aware. जब मैं एक्टर बनने का मैंने सोचा था, वो एक करेज था जो मुझे उस वक्त नहीं अवेयर था, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड लाइक वाओ, आई एम लाइक वाओ संगमित्रा, यू वर वेरी करेजियस टू चूज टू बी एन एक्टर, बिकॉज इट्स नॉट इजी। आपके नॉर्थ में ये सोचते हैं अगर एक्टर है तो प्रोस्टिट्यूट होगी, ड्रग्स करती होगी, इजी होगी, ये सारी एक धारणा है, राइट, एक्टर्स के लिए। और आप सीरियस हो सकते हो, आप किताबें पढ़ सकते हो, आप फिल्में देखकर डिस्कशंस कर सकते हो, आप पैनल, आप पॉलिटिकल हो सकते हो, आप एक्टिविस्ट हो सकते हो, ये लोगों के दिमाग में आते ही नहीं है। सो वो सारी चीजें हैं। सो आई थिंक बीइंग एन एक्टर जस्ट मेड माय लाइफ सो मच बेटर। या आपकी चिड़िया उड़ शॉर्ट फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड्स मिले, उसके बाद 1.5 मिलियन व्यूज़ आए आपकी माय हस्बैंड मेड मी प्रोस्टिट्यूट इस शॉर्ट फिल्म को। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एक सक्सेस थी, एक सफलता थी ज़िंदगी में। तो आप इस सफलता को कैसे डिफाइन करना चाहते हो? तो ये आपको क्या इंट्रोस्पेक्शन से आपके लिए बाहर निकला इस सफलता के रिगार्डिंग? आई थिंक पहली चीज की चिड़िया उड़ वॉज माई फर्स्ट फिल्म वेर आई वर्कड विद एन FTI डायरेक्टर, and FTI is one of the most important institutions of our country. FTI है, JNU, जामिया मिलिया, ये कला क्षेत्र जहाँ से मैं हूँ, ये इंस्टीट्यूट्स जो हैं ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये एक तरीके से दिखाते हैं, एक्सेस कराते हैं उन लोगों से जो बहुत रिच फैमिली से नहीं आते, पर उनको कला में जाना है, उनको they want to be on an equal level with someone who has say studied in some other big film institute. तो मुझे ऐसा लगता है कि JNU और FTI जैसे इंस्टीट्यूशंस को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको गवर्नमेंट फंडिंग और सब्सिडीज हमेशा मिलती रहनी चाहिए, क्योंकि
आप जैसे और मेरे जैसे लोग जो बड़ी फिल्मी फैमिली से नहीं आते हैं, जो बहुत रिच फैमिली से नहीं आते हैं, उनके लिए एक तरीके का एक्सेसिबिलिटी है। जितने अवार्ड्स और जितने इंटरनेशनल रिकग्निशन हमें एफटीआई के डायरेक्टर्स ने, वेनिस हो, बर्लिन हो, कैन हो, ये सारे जगहों पर एफटीआई के डायरेक्टर्स, राइटर्स और एडिटर्स होते हैं, एफटीआई के एक्टर्स होते हैं। राजकुमार राव एफटीआई का एक्टर है, शायोनी गुप्ता एफटीआई की एक्ट्रेस है, रसिका दुग्गल एफटीआई की एक्ट्रेस है, स्मिता पाटिल, शबाना आजमी, जया बच्चन, ये सब एफटीआई के एक्टर्स हैं, और इन्होंने ये इंटरनेशनल रिकग्निशंस लेकर आए हैं हमारे लिए, सो वी हैव टू सेव सच इंस्टीट्यूट्स। सो जब मुझे फर्स्ट ऑफर मिला टू बी, तब तक मैं एड्स कर रही थी, थिएटर कर रही थी, और फिर मुझे अप्रोच किया गया चिड़िया उड़ के लिए, एंड आई डिड इट। एंड चिड़िया उड़ से मुझे लजवंती फिल्म मिली, लजवंती बर्लिन गई, बर्लिन के बाद तो सारी दुनिया खुल गई मेरे लिए। सो आई रियली ओ अ लॉट टू एफटीआई एंड चिड़िया उड़। एक्चुअली बेसिकली चिड़िया उड़ ने मुझे एक सर्टन काइंड ऑफ openness दिया to a direction of films which was not Bollywood, which was serious, which was craft, which was skill, which was let's tell good stories about different kinds of people. Secondly, मेरी एक और शॉर्ट फिल्म है द गाइड, जो पॉकेट फिल्म्स की एक शॉर्ट फिल्म है। अगर आप देखोगे उसमें मैंने एक 40-year-old वुमन का कैरेक्टर प्ले किया, एंड आई थिंक आई वाज 26 when I played that character of 40-year-old. तो वो मैं रेकमेंड करना चाहूंगी अगर आपके व्यूअर्स हैं। वो एक्चुअली बहुत अच्छी कहानी है। तो वो कहानी है कि एक कैसे लड़कियां, ऑफ कोर्स रेप्स होते हैं तो लड़कियों के ही रेप होते हैं, पर कई बार मेल्स जो होते हैं वो इसलिए भी ऐसे होते हैं क्योंकि वो ऐसे माहौल में बड़े हुए होते हैं। सो इट्स अ वेरी, बहुत अच्छी स्टोरी है और बहुत अच्छा मैसेज है उस फिल्म का, द गाइड, पॉकेट फिल्म्स की। उसके बाद मैंने कुछ फिल्में की जो कि बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में गई, उसके बाद जो बीएफआई में ओपन हुई। तो आई मीन आई डोंट नो व्हाट सक्सेस इज, आई जस्ट वांट टू कीप डूइंग गुड वर्क, आई वांट टू डू वर्क दैट टचेस माय सोल, I want to do work that takes films in India, storytelling in India to a more evolved level. आप मतलब मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि आप अगर 10 फिल्में उठा लो पिछले 2019 की 10 फिल्में, आप एटलीस्ट 8 to 9 films of from the last 2019 are about weddings. इट्स लाइक इंडिया में सिर्फ शादियों की बात होती है, मतलब सिर्फ शादी ही एक मुद्दा है। आप उठा लो, आप कोई भी फिल्म उठा लो, बॉलीवुड बेसिकली शादियों पे फिल्म बनाता है, क्योंकि बॉलीवुड शादियों, फिर शादी के गाने, शादी के सीजन में बचेंगे तो सब लोग पैसे कमाएंगे, फिर जो ट्रेंड और लहंगा चोली का जो ट्रेंड है वो फिर चलेगा। बेसिकली दैट्स व्हाट वी आर नॉट मेकिंग स्टोरीज जो श्याम बेनेगल बनाते थे, या गोविंद निहलानी बनाते थे, या बिमल रॉय बनाते थे, या गुरु दत्त बनाते थे, या वी शांताराम बनाते थे। वी ऑल्सो हैव अ लेगेसी ऑफ, जैसे अभी सब बॉलीवुड के पीछे पड़े हुए हैं, सब बॉलीवुड ऐसे, ऑफ कोर्स बॉलीवुड में प्रॉब्लम्स हैं, सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, पर आप एक इंटायर इंडस्ट्री को डिसमेंटल कर रहे हो क्योंकि कुछ लोग ड्रग्स करते हैं, यही। और आप मतलब, मैं कंगना रनावत जी पे ये कमेंट करना चाहूंगी कि वो कह रही हैं वो एक सोल फेमिनिस्ट हैं इस इंडस्ट्री में, उनसे पहले कोई फेमिनिस्ट नहीं था। मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी, मेरे लिए स्मिता पाटिल वाज अ फेमिनिस्ट, शबाना आजमी वाज अ फेमिनिस्ट, गुरु दत्त की फिल्में प्यासा हो या साहब बीबी और गुलाम हो, उसकी लीड्स वर मीना कुमारी और वहीदा रहमान, एंड बिमल रॉय की देवदास हो, या ये सारी, मृणाल रॉय, सत्यजीत रे, अपू, all these films had characters where women were empowered, and we have had directors who have brought us international acclaim, who have made good films, and we cannot dismantle, हम एक इंडस्ट्री को इसलिए डिसमेंटल नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसी ने ड्रग्स लिया और किसी ने किसी के साथ छेड़ा, किसी ने किसी को छेड़ा, मूव ऑन। वो हर, मैं ये कह के कि वो हर जगह होता है, इस चीज को निगेट नहीं करूंगी,
पर बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री ओपन है सबके सामने और सबको एंटरटेनमेंट चाहिए, यू नो, बेसिकली आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो लॉकडाउन की वजह से, राइट? आप घर पे बैठे हुए, तो आपका कोई कॉफी शॉप में जाकर एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, आपका बिग बॉस मतलब जो भी वॉट एवर एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या एंटरटेनमेंट करो? चलो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करके वही बेसिकली एंटरटेनमेंट है। जिस चीज के लिए ये शुरू हुआ था, सुशांत सिंह राजपूत, राइट? सुशांत सिंह राजपूत को तो सब भूल गए। वेयर इज सुशांत सिंह राजपूत इन दिस? एंड द फैक्ट इज कि सुशांत सिंह राजपूत was not mentally disturbed and could not commit suicide. आप भी समझ सकते हो रोहित, हम सबके डिप्रेसिव फेसेस होते हैं। मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि एंड वी वांटेड टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ एज वेल, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू ब्रिंग मेंटल हेल्थ। मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानती हूँ जिसने जो एटलीस्ट अबव द एज ऑफ 15 जिसने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा हो कि मर जाना अच्छा है। हम सब ने कभी ना कभी ये थॉट डाला है। ऑफ कोर्स फिर आप कैसे माहौल में रह रहे हो, आपने कैसा खाना खाया है उस दिन, आपकी हेल्थ कैसी है, आप एक्सरसाइज कितना करते हो, आपके आसपास, और फिल्म इंडस्ट्री और बीइंग एन एक्टर, मैं जानती हूँ कितना रिजेक्शन मिलता है। आपकी नाक अच्छी नहीं, आपकी आंख अच्छी नहीं, आपके यू और एवरी टाइम समवन यू कैन टेल मी दैट समवन लाइक पीपल, मैं नाम नहीं लूंगी, पर कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो फिल्में करने के बाद उन्होंने जॉब्स कराए हैं चेहरे पर, जैसे लिप जॉब हुआ, नोज जॉब हुआ। माय पॉइंट इज कि अगर आपको इतनी बड़ी फिल्में मिल गई थी और आपको ऑलरेडी ऑडियंस ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो आपको ये करने की जरूरत क्यों थी? वो इसलिए क्योंकि जब भी वो एक सेट पे जाती है ना और वो अपना मेकअप करा रही होती है, तो कहते हैं योर लिप्स, कितना अच्छा लगता है अगर तुम्हारे लिप्स थोड़े और बड़े होते, कितना अच्छा होता अगर तुम्हारी नाक थोड़ी और पतली होती, कितना अच्छा होता अगर तुम्हारे बाल ऐसे होते। ये सब करने के बाद भी आपको कॉन्स्टेंटली ये फील कराया जा रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग विद यू, राइट? और वही मैंने बोला, कलाकार वैसे ही सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, उनका इमोशन ओपन होता है, वो इजीली रिजेक्ट करते हैं। और एक्टर्स ऐसे होते हैं ना, हमने परफॉर्म किया सेट पे, आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा वेदर पीपल हैव लाइक्ड इट और नॉट। राइटर कुछ भी लिख सकता है, पब्लिश होगा, जैसे आपकी नॉवेल है, ठीक है, आप बता सकते हो कि वो किस चीज के बारे में है या आपने क्या लिखा है, बट अंटिल आई डोंट रीड इट, विच इज से 1 year फ्रॉम नाउ, आई कैन नॉट टेल यू। बट एक्टर्स की रिजेक्शन इमीडिएट होता है और इन योर फेस होता है, राइट? तो और कैसा मेंटल हेल्थ और फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ, वो सारी चीजें निगेट हो गई एंड इट बिकेम अबाउट कि किसने कितना गांजा पिया, कितना क्या किया, और ड्रग्स करती है और ये और वो, और दूसरों का नाम लेना। इट्स सो सैड व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री जो है वन ऑफ द बिगेस्ट, जैसे मैं इंडिया में बाहर कहीं भी जाती हूँ तो सबसे फर्स्ट थिंग वो मुझसे पूछते हैं कि ओ कहाँ से हो आप? इंडिया। ओ बॉलीवुड। बॉलीवुड इज अ वेरी वेरी फेमस, वेरी बिग इंडस्ट्री, और ये बहुत लोगों को, और आप सिर्फ कुछ एक्टर्स या कुछ लोगों की वजह से पूरी इंडस्ट्री जो कि थाउजेंड्स ऑफ सेट वर्कर्स, लाइट वर्कर्स, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट्स, मेकअप डिपार्टमेंट्स, आप उन सबको नेगेट कर रहे हो इस इंडस्ट्री को डिसमेंटल करके। उसके बाद फॉरगेट अबाउट द इंडस्ट्री, लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। इट्स अ सीरियस इशू। मतलब आजकल तो इमेजिन हम कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां 8 से 9 साल के बच्चे सुसाइड के बारे में सोचते हैं। इट इज सो सैड, जबकि आपको डेथ का कॉन्सेप्ट नहीं होता है और आप ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो जहां पर 8 और 9 साल का बच्चा सुसाइड के बारे में सोच रहा है। इट्स ऑलरेडी अ वेरी वेरी सैड रियलिटी। तो मेंटल हेल्थ आई थिंक is the most important thing, and it should be incorporated in school education. Psychology should be taught in schools, so I think that every person is suffering from some sort of a depression. People are functional, स्पेक्ट्रम होता है ना, अगर 1 बहुत कम है और 10 बहुत इंटेंस है, तो कुछ लोग 7, 8, 9 में होते हैं, कुछ लोग 2, 3 में होते हैं, but I think everybody has phases of depression, and to negate that कि नहीं ये mental problem है, no it's not, और आजकल विद जैसी सोसाइटी है और जैसे हर कोई अपने फोन पे, सोशल मीडिया पे लगा हुआ है और देख रहा है कि कैसे सबकी दुनिया बेटर है मुझसे, तो वो भी तो एक चीज, और वो सब लाए है बेसिकली।
So yeah, I think mental health is very very important. Yeah. हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे अध्यात्म के ऊपर बहुत फोकस दिया जाता है। मतलब देही पे देखो ऐसे कहते हैं, लेकिन कोई रूढ़िवादी विचारधारा है जो कहता है कि देह पे भी देखो। और इसलिए उन्होंने मतलब वो ऐसे भी सोचते हैं, कोई व्यक्ति हो या कोई संस्था है, वो ये ऐसे भी देखते हैं कि औरतों ने मूवीज हो या का फोटोशूट हो तो उन्होंने बिकनी पे आना नहीं चाहिए या क्लीवेज दिखाना नहीं चाहिए। तो ऐसे जो लोग हैं ऐसे सोचते हैं, तो उन ये तो नैरो माइंडेड विचारधारा होगी, तो उनको एक ब्रॉड माइंडेड आंसर क्या दोगे आप? पहली चीज कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, रिलीजियस नहीं हूँ। मैं ये मानती हूँ कि मेरा शरीर है, इसके लिए अगर इस पे कोई बहुत जोर से ऐसे पिंच करे तो मुझे दुख हो रहा है, दर्द मुझे हो रहा है, भूख मुझे लग रही है। अगर मैं बीमार पड़ूंगी तो मेरे शरीर को पेन, नौजिया, चक्कर मुझे आएगा। सामने वाला बैठ के बोल सकता है चीजें, पर आप मेरे एग्जिस्टेंस को, जो कि मेरी बॉडी है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। वो सिर्फ मेरी ऑटोनॉमी है, राइट? और क्योंकि आपके स्क्रिप्चर्स ने लिखा है कि ऐसा होना चाहिए, मुझे क्या पता किसने लिखा है। जस्ट बिकॉज कोई चीज 800 साल से चली आ रही है या 2000 साल से चली आ रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही है। उसका मैं एग्जाम्पल दे सकती हूँ। वर्ल्ड वॉर 2 में जो जो चीजें हुई, जो जूस के साथ जो मतलब उनको मारा गया या जो किया गया, या जो हम पहले भी सुनते हैं कि ये होता था वो होता था, जब आप 5 साल की लड़की की शादी कर देते हो, हमको आज पता है कि वो गलत होता था। सोसाइटी इवॉल्व करती है बिकॉज प्रीवियस सोसाइटीज इवॉल्व नहीं थी, और हर फेज डेवलपमेंट होता है। आप नेचर को देखो, एवरी टाइम वी इवॉल्व, right? Evolution proves that nature is not perfect. So why should there only be physical evolution? Mental, psychological, emotional evolution भी होना चाहिए। मतलब अगर एक फोन और या टेक्नोलॉजी 50 साल पहले से बेटर हो सकती है, तो ह्यूमन सोच क्यों नहीं आगे बढ़ सकती है? सो माई पॉइंट इज कि जस्ट बिकॉज कोई चीज 1000 साल से कही जा रही है ऐसा होता था, मुझे लगता है कि वो 1000 साल से हम गलत कर रहे हैं। और अगर आज की जो जनरेशन है वो इस चीज को समझ रही है कि ये गलत है, तो हम मूव ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं? और दूसरे कंट्रीज में वो भी इंसान ही है, उनके भी बच्चे होते हैं, उनको भी प्यार होता है, उनकी भी शादियां होती हैं, उनके भी बूढ़े माँ बाप हैं। वो जब इस चीज से इवॉल्व कर चुके हैं, तो हम क्यों नहीं इवॉल्व कर रहे हैं? बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ कंट्रोल। और मुझे ऐसा लगता है कि एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग, मेल फीमेल, एनीथिंग, should have the freedom to decide what they want to do with their body. Unless, मुझे ये मेरा मंत्र है और ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, unless मैं अपने किसी एक्ट से किसी को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हार्म नहीं कर रही हूं, तो मैं जो चाहे करूं। अगर मैं फिजिकली हार्म नहीं कर रही हूँ किसी को, अपने किसी फिजिकल या जेस्चर से, इमोशनली हार्म नहीं कर रही हूँ, मेंटली हार्म नहीं कर रही हूँ, साइकोलॉजिकली हार्म नहीं कर रही हूँ, तो मैं जो चाहे करूँ। वो मैं जो खाना चाहूँ खा सकती हूँ। I'd rather be a good person, kind human being, sensitive person, helpful. जैसे मैं लोग कहते हैं ना, भगवान, लोग मंदिर खोल के घंटी बजाते हैं। आई अंडरस्टैंड, बट मैंने ये देखा है कि मैंने उन मोमेंट्स में भगवान को देखा है जब मैंने किसी को हेल्प करते हुए देखा है किसी और की। इन दैट मोमेंट आई फील लाइक वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। जब मेरे थ्रू या आपके थ्रू किसी का हेल्प होता है ना, दैट इज वेयर गॉड इज। एवरीवेयर एल्स घंटी बजा लो। और मुझे ऐसा लगता है ना, गॉड बेसिकली, लोग फियर, सो देयर आर टू वेज ह्यूमन बीइंग्स कनेक्ट, फियर एंड लव। फियर मेक्स यू स्कैर्ड, सो इसीलिए आप भगवान के पास जाते हो कि मेरे साथ ये ना हो, डर लगता है आपको, आगे क्या होगा, ये क्या होगा। आप देखो, मंदिर में लोग खुश होकर नहीं जाते हैं,
अगर खुश होकर भी जाते हैं, ओ मेरी बेटी की शादी हो गई तो ये लड्डू चढ़ाने, क्योंकि हम मुझे डर था मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, और आई होप कि मैं ये लोग खुश हो जाओ कि मैं आके लड्डू दिया, नहीं तो आप फिर कुछ और बुरा कर दोगे क्योंकि मेरे साथ खुश। बेसिकली बार्टर सिस्टम कर रहे हैं ना भगवान के साथ, क्योंकि जब आप खुश होते हो ना, जेन्युइनली, जब आप when you do things from a place of love, you're very courageous, you're like जो होगा देखा जाएगा, और आप ट्रस्ट करते हो, आप अपने में ट्रस्ट करते हो, आप दूसरों में ट्रस्ट करते हो। पर मैंने देखा है जितने लोग रिलीजियस होते हैं ना, जितने लोग भगवान को घंटी बजाते हैं या मंदिर जाके 4-4 घंटे लाइन में खड़े होकर गणपति जी गणेश विसर्जन के लिए जाते हैं, कर क्या रहे हैं वो लोग? गणेश विसर्जन से कितना कंटामिनेशन होता है। मुझे ये बेसिक फंडामेंटल समझ में नहीं आता है कि अगर आप प्रेम से कर रहे होते ना, तो आप कहते ये गणपति जी को मैंने 20 साल पहले मेरे पिताजी ने खरीदा था, और हम इसी गणपति की पूजा हर गणपति के दिन करते हैं, हर गणपति में करते हैं हर साल, और इनको हमें डुबाने की जरूरत नहीं है। ये गणपति, ये डुबाने का ये प्रोसीजर, ये पूरा, ये इज बेसिकली शो। रिलीजन टू मी इज वन ऑफ द बिगेस्ट शोमैनशिप, सर्कस है बेसिकली। लोग बहुत अपसेट होने वाले हैं मुझसे, क्या कर सकती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी भी नहीं डिसाइड कर सकते किसी और के लिए कि वो क्या पहने, क्या करे। अगर मेरे कपड़े पहनने से आपको प्रॉब्लम हो रही है, और ये बेसिक है, तो मेरी प्रॉब्लम कहाँ है उसमें? वो तो आपको प्रॉब्लम हो रही है ना। तो आप ऐसी जगह ही मत जाओ जहां पर ये हो रहा है, आप वो चैनल्स ही मत देखो जहां पर लोग बिकिनी पहने हुए हैं, आप वो देखो ही मत, ये फिल्में वो फिल्में, आप वो देखो ना जो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। आपके पास गीता अवेलेबल है, जो कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है गीता इज अ ब्यूटिफुल बुक, बिकॉज गीता इज नॉट अबाउट शकुनी, गीता इज नॉट अबाउट भीम। ये सारे लोग, मेरे लिए एवरी कैरेक्टर इज बेसिकली अ सिंबोलिज्म ऑफ अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। सो कृष्ण जो है वो हमारे अंदर, सबके अंदर कृष्ण है, हमारे सबके अंदर भीम है, हमारे सबके अंदर शकुनी है, वी हैव सीन इट। सो आई जस्ट बिलीव दैट कोई नहीं कह सकता, और ये देखने से वो खराब हो जाएगा। हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, मतलब आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपके बच्चे इसलिए बिगड़ रहे हैं बिकॉज यू आर नॉट अ गुड पेरेंट। इसलिए नहीं बिगड़ रहे हैं क्योंकि टीवी पे कुछ आ रहा है। अगर आप एक अच्छे पेरेंट हो तो आपके बच्चे जानेंगे कि ये जो हो रहा है, ये हो रहा है, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज आई हैव अ गुड पेरेंट जो कि गाइड कर सकता है। और अगर आप टीवी बंद करके और आप अपने बच्चों के सामने माँ बाप लड़ रहे हैं और एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, फिर आप वो बिकनी देख रहे हैं इसलिए बिगड़ रहा है ना, आपकी हरकतों से बिगड़ रहा है वो बच्चा, सो our education system needs a big change। पर हमारे politicians कभी नहीं चाहते थे कि हमारा education system better हो। वो कभी नहीं चाहते कि हम educated हों, क्योंकि हम जब educated होते हैं तो हमारा दिमाग खुलने लगता है, हम सवाल करने लगते हैं। इसीलिए ये जो सवाल था मैंने बिकनी और क्लीवेज का पूछा था, ये इसलिए मैंने पूछा था कि आपका जो इंस्टाग्राम था, मैं रिसर्च कर रहा था सवालों के लिए, तब वहाँ पे आपने एक स्क्रीनशॉट डाला था कि आपको किसने गलत टिप्पणी दी थी आपके क्लीवेज के फोटो के ऊपर, तो इसलिए मैंने पूछा था। और ऊपर से पहले से ही बहुत लोग बोलते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, पश्चिम संस्कृति आ रही है इस देश में और अपने औरतों को खराब कर रही, तो ये ये क्यूरियोसिटी से था मेरा तो सवाल। मेरा और जवाब उस पे हाँ ये हाँ। है कि मैं वो पोस्ट पे आऊंगी, पर वेस्टर्न कल्चर, तो वेस्टर्न कल्चर वाले बैठ के सोचते हैं अरे यार ये ईस्टर्न कल्चर वाले लोग ना, ये कैसे अपनी लड़कियों को ऐसे, मतलब बेटियों को दबा के रखते हैं, औरतों को ऐसे झुका के रखते हैं। सो वो हमारे कल्चर के बारे में ये सोचते हैं, हम उनके कल्चर के बारे में वो सोचते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि बेसिकली हम एक ह्यूमन रेस हैं, and every culture has been there for thousands of years। हमको कैसे पता कि ईस्टर्न जो कल्चर है वो कहाँ से आया है? इसीलिए हम हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हैं, फिर हमको रियलाइज होता है कि अरे हमारा ईस्टर्न कल्चर कितना टेकन है फ्रॉम पर्शिया, फ्रॉम अरेबिया, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम बाली। इफ यू रियलाइज, इंडोनेशिया में इंडिया से पुराने हिंदू मंदिर हैं, चाइना में इंडिया से पुराने हिंदू मंदिर हैं, तो हमारा हिंदू कल्चर तो वहां तक जाता है।
यू नो व्हाट आई मीन। और आप अगर देखो स्पेन का जो साउथ पार्ट है, वहां 800 साल मुस्लिम लोगों का राज रहा। आप वहां जाओगे, जैसे एक बार मैं वहां गई थी, मुझे लगा रही ये तो मेरी नानी के घर जैसा है। सो बेसिकली ह्यूमन हिस्ट्री इज अबाउट माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन एंड ऑल द कल्चर्स टेक फ्रॉम ईच अदर। एंड माई बिलीफ इज कि हमको हर कल्चर का बेस्ट लेना चाहिए। और अगर वेस्टर्न कल्चर हमें ये सिखा रहा है कि अगर एक फीमेल है, उसके पास उसकी खुद की बुद्धि है, राइट? वो मेल और फीमेल में क्या फर्क है? सिर्फ बॉडी की फिजिकल एनाटॉमी का फर्क है, नहीं तो दोनों को दर्द होता है, दोनों को प्यार होता है, दोनों को दुख होता है, दोनों में इंटेलिजेंस है। बेसिकली दे आर ह्यूमन बीइंग्स, इट्स जस्ट टू डिफरेंट जेंडर्स। आप ये नहीं कह सकते कि मेल हॉर्स और फीमेल हॉर्स अलग है। हॉर्स है, मेल है, फीमेल है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? सो इफ द वेस्टर्न कल्चर, आफ्टर अ लॉट ऑफ, वेस्टर्न कल्चर भी बहुत वो था, क्या कहते हैं उसको, बैकवर्ड अप अंटिल 100 years ago। बेसिकली अगर आप जानना चाहते हो, क्रिश्चियनिटी हिंदुइज्म से बहुत बैकवर्ड था। 100 साल पहले तक, नहीं 200 साल पहले तक इंडिया में साड़ियां पहनती थी जब औरतें, तो ब्लाउज नहीं पहनते थे। इट वॉज नॉट, ब्लाउज इज अ कॉन्सेप्ट जो कि वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी ने लाया है, हमको कवर करना सिखाया है वेस्टर्न कल्चर ने। ब्लाउजेस पहनना, ये ब्लाउज का कॉन्सेप्ट, ब्लाउज का कोई हिंदी नाम नहीं है। और ब्लाउज इज समथिंग दैट ब्रिटिश वुमेन यूज टू वेयर। जो कवरिंग है ना, पल्लू, आज से 700-800 साल पहले तक कोई पल्लू नहीं डालता था, क्योंकि जब मुगल्स ने अटैक किया और मुगल्स आए तो वो हिजाब पहनते थे। ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि घूंघट शुरू हुआ क्योंकि मुस्लिम औरतें अपने आप को कवर्ड करके रखती थी, और जब बाहर जाती थी हिंदू औरतें तो उन पे अटैक होता था, इसलिए हिंदुओं ने भी अपनी औरतों को कवर करना शुरू कर दिया। तो how do we decide which is the better culture? It's just that we decide which is the good thing from a culture, और उसको हमको लेना चाहिए और हमें सीखना चाहिए, क्योंकि हर ह्यूमन रेस आगे बढ़ रहा है। कुछ कल्चर्स जल्दी आगे बढ़ रहे हैं, कुछ थोड़ा स्लो आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उनसे सीख सकते हैं। यू नो व्हाट आई मीन? फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न कल्चर हमसे सीख सकता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, सीख सकता है कि पेड़ों में, पौधों में, पानी में भी एनर्जी होती है, एनर्जी के बारे में, योगा के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि एन आइडियल सोसाइटी इज जो कि दोनों कल्चर से बेस्ट लेती है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वेस्टर्न, मैंने वेस्ट में बहुत ट्रैवल किया है, एंड लेट मी टेल यू, मैं रात के 3 बजे यहाँ पर बाहर निकल सकती हूँ और कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं होगा, आई फील सेफ। कैन आई गो आउट एट 3 o'clock in the night in India? I feel scared. So as a human being, I'm like, oh, I like this culture because at least as a human being I feel safe, which is such a primal fundamental feeling. हम घर पे क्यों बैठते हैं रात में, हम घरों में क्यों जाते हैं? क्योंकि रात में हम घर जाते हैं सेफ फील करने के लिए। रात में अगर हम बाहर रहेंगे, ये हम 200,000 सालों से कर रहे हैं। हमारे गुफाएं होती थी और रात में अंधेरे में हम गुफा के अंदर जाते थे सेफ फील करने के लिए। दिन में हमको सब दिखता है, दिन में हम इतना सेफ नहीं फील करना है तो हम बाहर जा सकते हैं। इंडिया में अगर अभी भी रात में एक लड़की बाहर निकलती है और अनसेफ फील कर रही है, तो वो बाहर क्यों निकल रही है, ये उसका जवाब नहीं है। आप ऐसी सोसाइटी बनाइए जहां पर कोई भी रात में बाहर निकल सके और किसी और के पास जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में हैं, ठीक है, और 6 साल का बच्चा है, ठीक है, और आपके घर में आग लग गई और माँ बाप दोनों जल गए या कुछ है, 5-6 साल का बच्चा बाहर जा सके और हेल्प मांग सके रात के 2 बजे, ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए। इट्स द सेम कॉन्सेप्ट, वो फीमेल हो या 5 साल का बच्चा हो। इफ आई एज अ फीमेल आई फील हंटेड इन इंडिया, एज इफ मैं कोई मतलब गाय या जानवर हूं जो अगर बाहर निकलेगी तो मैं हंट हो जाऊंगी। यू नो व्हाट आई मीन बेसिकली। तो दैट हमको फंडामेंटल्स में सोचना चाहिए। That's what I feel. और वो पोस्ट के बारे में, so this is a post मैं डालती हूँ, मेरा प्रोफाइल पेज है, मैं अपनी खुद की इंसान हूँ,
कोई रैंडम पर्सन जिसको मतलब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हूँ, मैं कितने लोगों को मिलती हूँ, सेट पे 200 लोग होते हैं, 150 लोग होते हैं, आप किसी से मिलते हो, वो ये कह सके, वो मुझे मैसेज करके ये कह सके कि आपने जो कपड़ा पहना है वो, या आपका एंगल फोट कैमरे का गलत है। पहली चीज की द फैक्ट कि आपको लगा कि आप एक दूसरे इक्वल ह्यूमन बीइंग को ये बोल सकते हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, ये इसलिए क्योंकि आप एक मेल हो, क्योंकि आपके पास मेल प्रिविलेज है। तो आपने ये सोचा, मुझे नहीं लगता कि कोई अगर कोई अगर ऐसे फोटो शर्ट में खोल के बैठेगा तो मैं उसको मैसेज करूंगी कि जिसको मैं एक बार मिली हूँ कि आई डोंट थिंक दैट पिक्चर इज राइट। हु गिव्स मी द राइट टू कमेंट, अरे यार उसका प्रूफ इंस्टाग्राम पेज है, आई मे नॉट अग्री but I will not comment. The fact that I can go ahead and comment is because you feel white privilege, male privilege for it. Secondly, जब आप किसी चीज को देखते हो और इंटरप्रेट करते हो तो वो आपका इंटरप्रिटेशन है, उसका मेरे से क्या लेना देना है। and so we can go into several layers. So I just felt like, please don't tell me what I should be doing because you feel like it is right thing to do. You don't. Yeah, that is the thing. अपने देश में जो एक्टिंग प्रोफेशन है वो देश के लिए क्या बदलाव ला सकता है, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में सिविल सर्वेंट, बिजनेसमैन और उसके बाद पॉलिटिशियंस रहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर्स रहते हैं। तो आप एज ए एक्टर क्या देखते हैं इस लेंस में कि एक्टिंग प्रोफेशन क्या कुछ अलग कर सकते हैं देश के लिए? आई थिंक एक्टिंग को आप सेपरेट नहीं कर सकते। स्टोरी टेलिंग, फिल्म्स, राइट, फिल्म्स, थिएटर, आर्ट को हमारी गवर्नमेंट ने हमेशा सबसे नीचे रखा है, एक्चुअली एग्जिस्ट भी नहीं करता है। आप अगर देखो बाहर की कंट्रीज में लाइक फ्रांस और स्पेन, पॉलिटिकल इलेक्शंस जब होते हैं और पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में आर्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिबेट। आर्ट इज वन ऑफ, मतलब जैसे हमारे यहाँ हेल्थ केयर है, हमारे यहाँ जॉब है, वैसे ही उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आर्ट इन कंट्रीज में। इसलिए इनको आर्ट में फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट से। स्टूडेंट्स, आप जैसे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट सब्सिडी या ग्रांट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और स्क्रिप्ट राइटिंग सीख सकते हैं, और गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी डिपेंडिंग ऑन आप किस सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा से आते हैं। ये सारी चीजें हमारे यहाँ सोचते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है। अगर आप अपने घर में बोलोगे ना मुझे एक्टर बनना है, तो सबसे पहले तो आपको थप्पड़ पड़ेगा, बिकॉज आर्ट सीरियस हो सकता है। और इसमें बहुत सारी चीजें कारण है। पहला कारण ये है कि हमारी फिल्में और हमारी टीवी, स्पेशली एकता कपूर जैसे सीरियल्स ने आर्ट का जो वैल्यू है ना उसको गिरा कर कुछ अजीब सा ही कर दिया, जिसको आप सीरियसली नहीं ले सकते। इसलिए लोग जब फिल्में देखने जाते हैं, रेस 3 जैसी फिल्में या ऐसी फिल्में जब देखने जाते हैं, हाँ चलो ना पूरी फैमिली बाहर जाएगी, पॉपकॉर्न खाएगी, उसी फिल्म देख रहे हैं, गाना चल रहा है, फिर बाहर आ जाएंगे। आपने देखा क्या? पर बेसिकली आर्ट एक तरीके से, ये कहा जाता है कि जब रिलीजन गिरने लगा, रिलीजन का इम्पोर्टेंस वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न सोसाइटी में गिरने लगा, तो जो उस वक्त के थिंकर्स ने, उन्होंने सोचा कि मे बी आर्ट कैन रिप्लेस रिलीजन। बिकॉज आर्ट में आप अगर आप शेक्सपियर के प्लेस पढ़ें या आप गीता पढ़ें, मुझे तो ऐसा लगता है गीता इज अ ग्रेट नॉवल। आई डोंट लुक एट इट एज अ होली बुक, आई लुक एट इट एज अ ग्रेट पीस ऑफ नॉवल। बिकॉज उन कैरेक्टर से आप सीखते हो, कि जब ह्यूमन फ्लॉज से हम चॉइसेस करते हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है, जब किसी के साथ गलत करते हैं तो क्या हो सकता है। ये सब हम सीख आर्ट से लेते हैं। पर आर्ट इन इंडिया इज बेसिकली एंटरटेनमेंट इन द सेंस दैट स्टूपिड एंटरटेनमेंट, माइंडलेस एंटरटेनमेंट, इसलिए कोई सीरियसली नहीं लेता है। और जब कोई अच्छी फिल्म बनाता है, यार वो सीरियस फिल्म है, वो नहीं, चलो ना आइटम नंबर वाली फिल्म देखते हैं। और आइटम नंबर में आप क्या देख रहे हो? आइटम नंबर में आप देख रहे हो कि लड़की की कमर और मुझे पैसा चाहिए और ये सब, मतलब इट इज सो सैड कि हमारी कला बेसिकली मिरर होती है एक सोसाइटी की। व्हेन यू हैव मोती चंद या व्हेन यू हैव गे जैसे राइटर्स, और जब आपके मराठी का लिटरेचर, तो मतलब इट इज सो गुड। कहाँ है वो लोग?
वो लोग जब आप वो पढ़ते हो तो आपको यू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, यू अंडरस्टैंड ह्यूमन बीइंग्स बेटर। पर आर्ट का कोई फंडिंग ही नहीं है गवर्नमेंट से, क्योंकि फर्स्टली क्योंकि हेल्थ केयर और एजुकेशन ही नहीं सॉल्व किया, आर्ट पे क्या जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज की हमारा आर्ट है कोमोलिका, और वो उसके साथ षड्यंत्र रच रही है, और रसोड़े में कौन था, और ये सब बेसिकली दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। So you don't take it seriously, and so it is on people like you and me in our own capacity. हम शायद सक्सेसफुल भी नहीं होंगे, पर हमको ये इंटेंशन रखना चाहिए कि हम किसी तरह उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा सकें, थोड़ा सा। एंड आई फील मुझे बहुत मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल फील करती हूँ इस चीज के लिए कि आर्ट इज नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, इट शुड बी ऑल्सो एंटरटेनमेंट बट नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट. So not just as an actor, as an artist storyteller, I think it is important that we should start making films, supporting films that talk about important things, that talk about things that are different, that are not about item numbers, that are not about objectifying men and women, basically. Yeah. आपके लिए अध्यात्म क्या है, और अध्यात्म ने आपके बुरे दिन में आपको कैसे मदद किया? Okay. आध्यात्मिक, सो मुझे लगता है अध्यात्म और आध्यात्मिक दो अलग चीजें हैं. I don't believe in religion, but I am a very religious, so I have religiousness, for example. मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन बहुत आपको, क्योंकि लोग, आप कभी मम्मी से बात कर रहे हो, पापा से बात कर रहे हो, फोन पे देख रहे हो, आप कभी खुद के साथ नहीं बैठते हो. और जब आप खुद के साथ बैठते हो ना, तो आप अपने बारे में अंडरस्टैंड करते हो. सो फॉर मी आई थिंक to be religious is to be thoughtful, to be meditative, to be calm, to be relaxed, to also value social life, but equally value to be alone. हर कोई अकेलेपन से, टू मी, मेरे लिए पता है अध्यात्म क्या है. अगर मैं अकेले खुद के साथ घंटों बैठ सकती हूँ, बिना फोन को देखे, बिना किसी से फोन पे बात किए, बिना कोई फिल्म देखे, सिर्फ अकेले बैठ सकूं, एक किताब पढ़ सकूं, या आंखें बंद करके, या पेड़ों को देख सकूं. पेड़ों, मतलब अगर आपको सच में आध्यात्मिक होना है ना, तो एक पेड़ के बगल में बैठ के, यू विल फील दैट दे आर सो अलाइव, दैट दे. और मेरी फिलॉसफी पता है क्या, बेसिकली मेरी रिलीजियस फिलॉसफी ये है कि जब सूरज उगता है हर दिन सुबह में, तो पेड़, पक्षी, जानवर, उनका क्या काम है कि सूरज उग गया, अब वो जागते हैं, एंड दे हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ देमसेल्व्स दैट डे. I think my philosophy is the same, that just like a tree, when the sun rises, जब नया सूरज उगता है, नया दिन होता है, उस दिन I have to be my best version for that day. Of course, maybe it's a successful day, maybe it's an unsuccessful day, maybe उस दिन मुझे ज्यादा दुख है, उस दिन मुझे, अगले दिन मुझे ज्यादा खुशी है, पर उस दिन को मैं full 100% ऑथेंटिसिटी के साथ जीऊंगी. पहली चीज. दूसरी चीज कि आध्यात्मिकता मेरे लिए ये है कि आप अपने को जानिए, और दूसरे, जैसे एक सेइंग है लैटिन में, जो मैं ट्रांसलेट करूंगी इंग्लिश में, फिर हिंदी में भी कर दूंगी, कि आई डोंट रिमेम्बर किसने, आई थिंक इट वाज अ रोमन एम्परर, जिसने बोला था हजारों साल पहले कि आई एम ह्यूमन, nothing that is human is alien to me, which means मैं एक मनुष्य हूं, और जो भी एक मनुष्य कर सकता है, वो अच्छा हो या बुरा हो, वो मुझसे अलग नहीं है. सो अगर किसी ने बहुत बुरा भी किया है ना, तो आपको ये समझना, आपको उससे अग्री नहीं करना है, पर आपको ये समझना चाहिए कि वो किस लिए ऐसा कर रहा है, उसका चाइल्डहुड कैसा था, वो कैसे, उस, जैसे मैंने ये देखा है कि अगर कोई बहुत गुस्से में है ना, तो बेसिकली वो प्यार के नीड में है. दैट पर्सन नीड्स लव. इफ समवन इज वेरी एंग्री, what they need is some love, because that's why they're angry. They want to you have to tell them, it's okay if you're angry. You cannot reject people, you have to accept them, make them understand. Of course you don't have to agree with them,
So I just feel that you have to be a very kind person to yourself first. You have to be very kind. I think religiousness or spirituality begins with first being extremely kind to your own self, being very loving to your own self. आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई आके आपको प्यार दे. क्यों भाई? उसका काम है आपको प्यार देना. पहले आप खुद को प्यार दो ना. You have to first love yourself, then, and I have realized that when you love yourself, other people love you. But if you're always looking for love from other people, they will give you, but they'll be like, yeah, how can I love you? You don't even love yourself. And to expect someone else to love you when you don't love yourself is, how does that make sense? Doesn't make sense. So I think religiousness and spirituality is simply love yourself, truly understand yourself, and just be kind to yourself, and you will do all of that to everyone else if you do that to yourself. अगर आप एक टाइम मशीन से ट्रैवल करके पास्ट में जा सके और वहाँ पे आपको एक स्कूल की संघमित्रा मिले, तो आप उसको क्या, तो आप उसके साथ क्या बात करोगे, आप उसको क्या बोलोगे? तो मैं अपने आप को, अपने यंगर सेल्फ को हमेशा चिट्ठियां लिखती हूँ, आज भी लिखती हूँ, लाइक 2 साल पुरानी या यंग. मैं यंग संघमित्रा को ये बोलूंगी कि ये जो कंफ्यूजन है, ये जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही, ये जो तुम मिसफिट फील कर रही हो, just keep being courageous, just keep be sincere, be authentic, be courageous, and you feel lost and you feel confused, but keep doing what you're doing, because you are going to find the direction that you're going to be, and you're going to be so proud of yourself in the future. So just keep doing what you're doing. Yeah. आपके ज़िंदगी में ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको थैंक यू बोलना है, और कौन से लोग हैं जिनको आपको सॉरी कहना है दिल से, और ये आपको क्यों कहना है, ऐसा ये सवाल है ऐसा है। So मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनके बिहेवियर या उन्होंने जो किया उससे मैंने कोई लेसन लर्न किया है फॉर श्योर. तो उस लेसन्स के लिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी. सो इवन टू पीपल हु आई शुड से सॉरी, आई वांट टू थैंक देम. आई डोंट रिमेम्बर हु दे आर, बट आई वांट टू थैंक देम. बट मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी उन सब लोगों को जो जेन्युइनली अपनी लाइफ जीते हैं ये सोचकर कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को. मैं जेन्युइनली उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती. जैसे सबसे पहला थैंक यू तो मैं अपनी माँ को बोलना चाहती हूँ. वो इसलिए क्योंकि उनके टाइम पे फीमेल एजुकेशन वाजंट इजी. उन्होंने लड़ाई की और उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया, और तो मेरी जनरेशन को वो चीज बहुत इजीली मिल गई, राइट. एंड माय मदर इज अ वेरी फेमिनिस्टिक, वेरी उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ की हैं लाइफ में, और वो बहुत ही मतलब उन्होंने कभी मुझे एटलीस्ट अप अंटिल द एज ऑफ 13-14 मुझे ये एहसास भी नहीं कराया कि एज अ फीमेल आई एम अ वीकर सेक्स. मुझे इनफैक्ट उन्होंने हमेशा ये एहसास कराया कि आई एम एन इक्वल पर्सन. थर्डली तो मेरी मदर तो, और बहुत सारे ऐसे जो मेरे दोस्त हैं जो यू नो जिनसे मैं कंफ्यूज होती हूँ और बात करती हूँ, तो वो मुझे पर्सपेक्टिव देते हैं. I want to thank all the people that have come into my life, because from all of them I have learned lessons, I have learned generosity, I have learned to be a good human being, and it is how important it is to be a good human being, because not many people are good and we need good human beings in the world today. इसलिए क्योंकि आप देखो ना पागलपन जो हो रहा है चारों तरफ, आज एक अच्छा इंसान होना is one of the first revolutionary act you can do, to just be a good kind human being. Yeah, so I want to thank everyone who's come into my life, especially my mother. आप कौन से किताबें, मूवीज या पोएम्स या कौन से टॉक्स रेकमेंड करना चाहते हो लोगों को, जो उनको एक अच्छा बेहतर इंसान बनने में कुछ सहायता कर सके? So 2 किताबें हैं जो मैं अपने दोस्तों, जो मेरे बहुत डियर फ्रेंड्स हैं, उनको बर्थडे पे गिफ्ट करती हूँ. Which one is War of Art by Steven Pressfield.
और ये बेसिकली बहुत छोटी सी किताब है, पतली सी किताब है, पर वो जो हमारे जैसे राइटर्स और वो सारे लोग हैं ना जो कुछ नया शुरू करना चाहते हैं पर टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत साइकोलॉजिकल बुक है, बहुत सिंपली रिटन बुक है। और बहुत मतलब मैंने जिन दोस्तों को दी है वो पढ़ के उन्होंने कहा थैंक यू फॉर दिस बुक। दूसरी बुक है जो मैं अभी पढ़ रही हूँ और जो मैं सबको रेकमेंड करूंगी, थोड़ी महंगी है पर इट्स द काइंड ऑफ बुक जो लाइफ में आप अपने साथ रख सकते हो। वो है स्कूल ऑफ लाइफ बाय अलेन दे बोटॉन। ये एक बुक है, स्कूल ऑफ लाइफ आप टाइप करोगे तो और उस वो बेसिकली लाइक द नेम सजेस्ट, स्कूल ऑफ लाइफ। हमको एजुकेशन में सब सिखाया जाता है, कैसे सक्सेस पाना है, कैसे ये करना है, कैसे इंजीनियर बनना है, पर एक काम रिलैक्स्ड ह्यूमन लाइफ कैसे जीनी है। जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट कैसा होना चाहिए, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो प्रेम कंप्लीटनेस में कैसा होना चाहिए, ये हमें नहीं सिखाया जाता है स्कूल में। जब हमारे पेरेंट्स हमें दुख देते हैं या हम जब अपने पेरेंट्स को दुख देते हैं, उससे कैसे डील करना चाहिए हमें नहीं सिखाया जाता है। जब हमारे अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं तो हमको उससे कैसे डील करना चाहिए हमें स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता है, जबकि इट इज सो इम्पोर्टेंट। उस किताब में हमको बेसिकली लाइफ कैसी जीनी चाहिए, बेसिकली सिंपली एज अ ह्यूमन बीइंग, नॉट स्पिरिचुअल नॉट एनीथिंग, जस्ट कैसे हमको एज अ ह्यूमन बीइंग जीना चाहिए, ये है। सो स्कूल ऑफ लाइफ बाय एलेन दे बोटॉन। फिल्में तो नॉन स्टॉप बहुत सारी फिल्में हैं, पर इफ वन फिल्म आई वुड से गरम हवा, जो MS सत्यू जी ने एक फिल्म बनाई थी बलराज साहनी के साथ, गरम हवा, वो बहुत अच्छी फिल्म है, वो लोगों को देखनी चाहिए। बिमल रॉय की देवदास बहुत ही अच्छी फिल्म है, यूट्यूब पे भी है, उसको तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो। आई एम श्योर गरम हवा भी होनी चाहिए, आई डोंट नो। और बहुत मतलब, और मैं ये कहूंगी कि आप सिर्फ इंडिया की फिल्में मत देखिए, अगर आपको समझना है। और हम हमेशा अपने जैसे लोगों से ही क्यों मिलना चाहते हैं, वी शुड ऑल्सो बी टॉलरेंट टू पीपल हु आर डिफरेंट देन अस। सो हमको वो फिल्में भी, हमें रशियन फिल्में देखनी चाहिए, हमें कोरियन फिल्में देखनी चाहिए, हमें जापानीज फिल्में देखनी चाहिए, हमें फ्रेंच फिल्में देखनी चाहिए, तो लोगों को। और अब तो हर चीज में सबटाइटल होता है, तो बाहर की फिल्में भी देखनी चाहिए फॉर श्योर। बस। आ, और आ, काफी हम्म, आ, थोड़े ही सवाल है, बाद में खत्म हो जाएगा। आप एक स्पेनिश फिल्म भी बना रही हो, मैंने आपके देख रही हूँ। रिसर्च में, हाँ, तो उसके हाँ। बारे में कुछ आप बोल सकते हो क्या? वो फिल्म को ऑलरेडी 2-3 ग्रांट्स मिल चुके हैं, लाइक स्पेनिश सपोर्ट। सो क्या होता है, अनलाइक इंडिया, बाहर में आप जब एक स्क्रिप्ट लिखते हो तो आप उसको गवर्नमेंट को देते हो, तो गवर्नमेंट आपको कुछ पैसे देती है वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए, क्योंकि उनको वो स्क्रिप्ट पसंद आई है। फिर जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलता है तो प्रोड्यूसर आ जाता है। इसीलिए बाहर की फिल्में अनलाइक इंडिया अच्छी फिल्में होती हैं, क्योंकि वो यंग फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट फंडिंग देती है, तो आप हर तरीके की फिल्में बना सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि अगर आप गए इंडिया में प्रोड्यूसर के पास कि ये मेरी ये, हाँ स्क्रिप्ट तो अच्छी पर आइटम नंबर डालो ना, लोग आइटम नंबर, मुझे अपने पैसे भी तो कमाने हैं। जब गवर्नमेंट पैसे डालती है ना तो उसको ये प्रेशर नहीं होता है कि पैसे हमें कमाने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है, टैक्स पेयर्स मनी है, तो आप टैक्स पेयर्स के लिए बनाते हो, राइट। तो तो वो है। और तो स्पेनिश गवर्नमेंट का सपोर्ट है, और हम अभी स्क्रिप्ट डेवलपमेंट पे हैं, पर वो बेसिकली कहानी है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर के बारे में, एंड हाउ दे क्लैश एंड हाउ दे कम टुगेदर। इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकती। दो आखिर के सवाल है, ये हम्म। सेकंड लास्ट सवाल है कि उत्तर प्रदेश से, मतलब आपका हम्म। वहाँ पे नेटिव है आपका, उत्तर हाँ। प्रदेश से लेके यूरोप तक आपकी जो जर्नी हो गई है, उसको हम्म। एक कविता में आप डिस्क्राइब कर सकते हो क्या? डिस्क्राइब उत्तर कीजिए। हाँ, उत्तर प्रदेश से यहाँ तक की हाँ, जर्नी यूरोप तक का। हाँ, वो थोड़ा पोएटिक। कविता में डिस्क्राइब, पोइटिक कर सकती हूँ, पोइट्री हाँ, नहीं कर नहीं नहीं, सकती। पोएटिक पोएटिक। पोइटिक पोइटिक ये है कि यंग, एक छोटी सी छोटे शहर की छोटी सी लड़की, कंफ्यूज्ड पर वेरी क्लियर अबाउट
कि मतलब बाइलिंगुअल करूंगी कि उसको हमेशा से ये क्लैरिटी थी कि मेरा जीवन एक ही बार आना है, एक ही आगे हम सबको, ये मुझे हमेशा से पता था कि आगे हम सबको मर जाना है। तो अगर आगे हम सबको मर जाना है तो ये जीवन जो मुझे मिला है इसको मैं वैसे जीऊंगी जैसे मैं जीना चाहती हूँ। और मेरे अंदर हमेशा एक मोरल कॉम्पस था। कोई चीज अगर गलत लगती थी तो वो गलत थी और मैं नहीं करती थी, भले पूरी दुनिया उसको सही कहे, राइट। और अगर कोई चीज सही थी और पूरी दुनिया उसको गलत कहे तब भी मैं उसको करती थी। तो ये करेज मेरे अंदर हमेशा था। तो उत्तर प्रदेश से जब मैं बम्बई आई तो मैं बेसिकली भाग के आई थी, क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश में मैं हमेशा से एक मिसफिट थी। जब बम्बई आई तो मेरे हमेशा से अच्छे दोस्त, जैसे आज तक मुझे लाइफ में चीट नहीं किया है किसी ने, आज तक मुझे धोखा नहीं मिला है, क्योंकि मेरे अंदर हमेशा एक इंट्यूटिव जजमेंट है इंसानों के लिए। लाइक आई हैव ऑलवेज मेट गुड फ्रेंड्स, गुड पीपल, इंटेलिजेंट पीपल। तो वो उस, और क्योंकि मेरे चॉइसेस हमेशा फियर ड्रिवन नहीं थे, they were driven by love, that I want to do this because this gives me a sensation of love, this gives me a feeling of courage, और मैं उस डायरेक्शन में जाती, डर भी लगता था तब भी जाती थी। तो और फॉरेन जाना इसलिए हुआ क्योंकि सिर्फ मैं नहीं कर रही थी, अस्तित्व भी मेरे लिए चीजें कर रहा था। जब आप खुले होते हो ना तो सिर्फ आप नहीं करते हो, अस्तित्व भी आपके लिए करता है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी कोई बकेट लिस्ट बनाती हूँ ना कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, जब मैं 3-4 साल बाद उसको देखती हूँ तो मुझे लगता है अरे ये तो सब मैंने कर लिया है। और रियलाइज भी नहीं होता है, क्योंकि मैं उसको ऐसे नहीं करती हूँ कि मुझे ये करना है, करना है, करना है। मैं बस अपनी लिस्ट लिख देती हूँ और अपने आप को खोल देती हूँ कि अब इस रास्ते जाना है, फिर अपने आप बहुत नेचुरली होता है। और जब भी मैंने कोई चीज मांगी है अस्तित्व से, मैं भगवान भी नहीं कहूंगी, अस्तित्व, ये पेड़, ये आसमान, ये हवा, लोग, ये पूरा एग्जिस्टेंस, जैसे ही मैं कोई चीज मांगती हूँ और मैं खुल जाती हूँ वो मुझे देता है। सो दैट्स व्हाई इट हैपेंड। तर मित्रांनो, आपण इथेच आता थांबूया आणि मी संघमित्रा यांचे खूप आभार मानतो. त्यांनी त्यांचा वेळ दिला आपल्या लोकांसाठी आणि मी आशा करतो की लोक काहीतरी प्रेरणा घेतील यांच्या आयुष्यातून आणि संघमित्रा, आप और अच्छे मूवीज बनाइए और आप बहुत आगे जाइए ज़िंदगी में, हम आशा करते हैं। और लोग भी आपको देख के आगे जाएंगे ज़िंदगी में, कुछ तो अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच रोहित। आणि मी इथेच थांबवतो आणि तुम्ही सगळ्यांनी बघत राहा वामन मॅटर. धन्यवाद. ऑल द बेस्ट टू यू ऑल्सो रोहित।